वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, हाल ही में नेटफ्लिक्स पे एक बहुत ही अमेजिंग सी वेब सीरीज आई है जिसका नाम है ग्लोरी। सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, स्टोरी लाइन बढ़िया है, कह सकते हैं कि बिल्कुल प्याज की तरह है कि बैक टू बैक इसकी परतें उतरती ही जा रही है। जो चीज दिखने में जितनी सुंदर है वो चीज अंदर से उतनी ही ज्यादा गहरी और उतनी ज्यादा खोखली हो सकती है। वो ये सीरीज हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाती है और इसी के साथ में एक बिटर ट्रूथ बताती है जो कि बॉक्सिंग से रिलेटेड है। वैसे तो हमने काफी सारे गेम्स देखे हैं, उसके पीछे की डार्क रियलिटी भी देखी है, लेकिन इस बार बॉक्सिंग के टॉपिक को बाहर लाया गया है जो कि कम्प्लीटली हरियाणा ब्लॉक बॉक्सिंग क्लब के मैच, वहाँ पे होने वाली प्लॉटिंग, कौन किसके खून का प्यासा है, कौन किसके ऊपर पैर रख के ऊपर चढ़ना चाहता है, काफी सारी चीजें बताई गई है। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए बिल्कुल लेटेस्ट सीरीज की तरफ चलते हैं, ग्लोरी के फर्स्ट एपिसोड की तरफ, जहाँ पर हम हरियाणा के शक्तिगढ़ के अंदर काफी सारे लड़कों को एक साथ में प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। कहानी बीच बीच में से बतानी पड़ेगी गाइस, क्योंकि एकदम स्टार्टिंग से अगर बता दी जाएगी तो फिर मेन प्लॉट ही चला जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे देव को देखते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि हमारा फेवरेट कैरेक्टर है मिर्जापुर का। गाइस, मैं तो सीरियसली कह रही हूँ, अगर पर्सनली मुझे पूछा जाए ना कि ये सीरीज मैंने क्यों देखी है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इस कैरेक्टर के चक्कर में मैंने देखी है। आप लोग जो भी इसे प्यार से बुलाते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तभी हम सीरीज स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे हम देव को देखते हैं और देव एक क्लब के अंदर काम करता है, थोड़े से नशे पत्ते भी करता हुआ दिखता है, काफी ज्यादा बल्कि और मस्कुलर लग रहा था। इसी के साथ हम निहाल सिंह नाम की एक लड़की को देखते हैं जो की बॉक्सर है। उसकी टीचर का नाम रघुवीर है, जिसे सब लोग कोच सर कहा करते थे। कोच सर ने निहाल को बॉक्सिंग के लिए बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन कर दिया था। NSI की तरफ से वो लड़के आगे तक पहुंच रहा था और जल्द ही नेशनल्स खेलने वाला था और उसके बाद में शायद इंटरनेशनल ओलंपिक्स में भी जाने वाला था। निहाल की प्रैक्टिस बहुत बढ़िया थी, मैचेस जीतता जा रहा था, काफी सारे अलग अलग अकेडमी वालों को हरा के वो वहां तक पहुंचा था, तो उसके ऊपर काफी सारी होप है। एक एक पंच के अंदर वो लोगों को नॉकआउट कर दिया करता था, इसलिए कोच सर तो उससे फुल्ली इम्प्रेस थे और इसी के साथ निहाल को ओलंपिक्स भेजने के सारे दरवाजे खुले थे। तभी हम यहाँ पे एक लड़की को देखते हैं। निहाल और ये लड़की जिसका नाम गुड़िया है, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आपस में एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। स्टेडियम में मिलते हैं और भागने का प्लान था। गुड़िया प्रेग्नेंट थी और निहाल अपना करियर, ओलंपिक सब कुछ छोड़ के जाने के लिए तैयार था। दोनों लड़का लड़की दिल्ली भाग रहे थे। तभी यहाँ पे 3-4 लोग आते हैं जिन्होंने मास्क पहन रखा था। उसके बाद में इन दोनों को बहुत ब्रूटली मारते हैं, इतनी बुरी तरीके से कि निहाल सिंह का सर्वर फोड़ देते हैं और गुड़िया के ऊपर इस तरीके से धारदार हथियारों से वार करते हैं कि वो पूरी खूनम खून हो जाती है, सर्वर फट जाता है और दोनों बहुत गंदी तरीके से इंजर्ड होके वहीं रह जाते हैं। जिसके बाद हम यहाँ पे वापस से मेन स्टार्टिंग वाले सीन को देव को देखते हैं जो कि क्लब के अंदर बाउंसर की जॉब करता है। लोग यहाँ पे आसपास नाचते कूदते रहते हैं, लेकिन उसका काम है यहाँ पे क्लब को प्रोटेक्शन देना। तो अगर बाय चांस कोई उल्टी सीधी हरकत कर देता था तो देव उसे वहीं पे धो देता था। इसी के साथ हम यहाँ पे देव के भाई को देखते हैं जिसका नाम है रविंदर, शॉर्ट के अंदर उसे रवि कहते हैं। बहुत बड़ी कंपनी के अंदर काम करता है बट एज ए वर्कर, काफी ज्यादा मस्क्यूलर है, वो भी बॉडी बिल्डर ही दिखाया गया है। उसकी गलती नहीं थी, फिर भी फालतू के लोग उसके ऊपर चढ़ गए थे। अगर रवि चाहता तो इन सबको एक मुक्के के अंदर सुला सकता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर रखा है। वो किसी को भी नहीं मारता, ऊपर से इतना मस्कुलर होने के बावजूद भी लोगों से माफी मांग लेता है और पीछे हट जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों भाई भाई आपस के अंदर कन्वर्सेशन करते हैं, फोन कॉल होता है और पहले तो देव मना कर देता है कि वो वापस अपने घर नहीं जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जैसे वो अपनी बहन गुड़िया के बारे में सुनता है कि वहाँ कुछ कांड हो गया है तो हमें चलना पड़ेगा, तो दोनों भाई अपने पुराने होम टाउन शक्तिगढ़ के लिए निकल जाते हैं। अगली सुबह बस के अंदर बैठ के उतर के सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहाँ पे पता चलता है कि देव की अपने बाप यानी कि कोच सर ही उसके फादर है, उनसे बिल्कुल भी नहीं बनती है। मीडिया का यहाँ पे फुल कवरेज था क्योंकि निहाल जो कि ओलंपिक्स में जाने वाला था, ऑब्वियस बात है उसकी डेथ हुई है, तो काफी ज्यादा कवरेज ऑलरेडी मिल रखी थी। रवि खुद को चश्मा कैप पहना के कवर करके फिर हॉस्पिटल के अंदर गया, एंट्री करी, वहाँ पे अपने भाई से मिला और उसके बाद में अपनी बहन के पास गया। हमने गुड़िया को देखा था जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड थी, वो इस वक्त मरी नहीं थी, बिल्कुल अपनी आखिरी सांसों की तरफ चल रही थी। अब तक यहाँ पे कोच सर भी आ चुके थे और इसी के साथ में जो कोच सर है वो निहाल की बॉडी के पास में थे, जिन्होंने 8 साल से उसे पाला पोसा था, ट्रेनिंग दी थी, ओलंपिक्स के लिए तैयार किया था। यहाँ पे हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम अरविंद है, वो इस केस को संभाल रहा था। ये सब लोग आपस में एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। अरविंद यहाँ पे कोच सर से पूछता है क्या निहाल की किसी से दुश्मनी थी, क्या उसके किसी से झगड़ा हुआ था, तो यहाँ पे कोच सर का कहना था कि वो NSI के अंदर काम कर रहा था, यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में लड़ रहा था, तो उसके काफी सारे दुश्मन हो सकते हैं। एक और बॉक्सिंग क्लब है जिसका नाम शक्ति बॉक्सिंग अकेडमी है, वहाँ के लड़कों से भी पंगा वंगा चलता रहता था। इसके बाद हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जिसका नाम जॉना है, वो सीधा पहुंच जाती है शक्ति बॉक्सिंग अकेडमी के ओनर के पास में जिनका नाम है बिजू सिंह। वो आते ही पूछती है कि सबसे बड़ा जो शक जा रहा है वो आपके ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि निहाल सिंह किसी दूसरी अकेडमी से पहुंचे थे, आपकी अकेडमी से बच्चे ओलंपिक्स के अंदर नहीं पहुंचे थे, तो आखिर आप इस पे क्या कहना चाहेंगे। जहाँ पे बिजू सिंह कहते हैं कि अकेडमी के अंदर जो कुछ भी होता है वो बाहर नहीं होता है, ये आपस में लड़े भिड़े, लेकिन यहाँ लड़ते भिड़ते हैं, कोई भी बाहर जाके एक दूसरे को खून का प्यासा कभी नहीं होता। तो अगर आपको मुझ पे शक है तो बिल्कुल भी छोड़ दीजिएगा, बाकी आप पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर सकती है जितना भी आप कर सके। जिसके बाद हम इन दोनों भाइयों को देखते हैं, देव और रवि अपनी बहन गुड़िया के पास में ही बैठे थे। तब तक इनके फादर आते हैं
रवि जो है वो कोच सर के पैर लगता है, जो कि उसी के फादर है, लेकिन अभी वो कोच सर ही कहता है खुद के बाप को। और इसी के साथ में देव, जिसकी बिल्कुल भी नहीं बनती अपने बाप से, यहाँ पे उनका आपस के अंदर छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है और ये कोई खास बातचीत करते नहीं है। इसी वक्त यहाँ पे गुड़िया को होश आता है, वो बहुत जोर जोर से सांसें लेने लग जाती है, बहुत ज्यादा पेन में थी। तो काफी सारे डॉक्टर्स यहाँ पे आ जाते हैं, जिसके बाद ये सब रूम से बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ पे निहाल के असली पिताजी है वो आते हैं और कोच सर के सामने हाथ पैर जोड़ने लग जाते हैं। अब जो निहाल है उसका एक छोटा भाई था हुकुम, वो भी गुस्सा करने लगता है। और इसी के साथ एक बात ये भी बाहर आती है कि जो गुड़िया है वो भी कोच सर की बेटी ही है। तो इन दोनों के बीच में काफी टाइम से चक्कर चल रहा था निहाल और गुड़िया के बीच में। तो अगर ये चीज पहले किसी को पता चल जाती, रोक दी जाती, तो शायद आज बच्चे मरते नहीं। इसी चक्कर के अंदर गुड़िया को बहुत ज्यादा गालियां दी जा रही थी। तो ये बात जब देव सुनता है कि उसकी बहन के बारे में गालियां दी जा रही थी, तो वो हुकुम का गला पकड़ लेता है। जबकि आपस के अंदर ये ताऊ चाचा वाला रिलेशन रखते थे, कैसे तैसे करके इनका झगड़ा सुलझाया जाता है। और अब दोनों भाइयों को पता चलता है, देव और रवि को, कि निहाल जो मरा है वो गुड़िया के चक्कर के अंदर मरा है। यानी कि आपस में दोनों भाग रहे थे, दोनों प्यार करते थे, ऊपर से गुड़िया प्रेग्नेंट भी थी। तो काफी सारी मिस्ट्री सामने आती जा रही थी। इसी के साथ में अब पुलिस ऑफिसर सीधा पहुंच जाते हैं निहाल के रूममेट के पास में। उससे पूछा जाता है कि बता भाई उसकी क्या एक्टिविटी थी, उसकी किसी से दुश्मनी तो नहीं थी, झगड़ा तो नहीं हुआ था। आदि कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मली थी, रोज रूटीन वाली चीजें हो रही थी, कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं थी। बस इतना पता था कि शायद वो कहीं बाहर जाने वाला है। जिसके बाद में अब जो अरविंद है यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर, वो इधर उधर की चीजें पूछने लगता है, बाकी कोचेस से पूछताछ करता है कि आखिर किसी को कुछ भी पता हो तो वो जरूर बताए। यहाँ पे देव और रवि अब खुद की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे निहाल और गुड़िया को बहुत ब्रूटली तरीके से मारा पीटा गया था। रात का वक्त था तो इन्हें कुछ खास ज्यादा दिख नहीं रहा था, इसलिए सुबह आने के बारे में बात करते हैं। घर पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि जो इनके पिताजी हैं कोच सर, जिनकी बेटी अभी हॉस्पिटल में अधमरी पड़ी है, लेकिन फिर भी वो अभी अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। यानी कि निहाल मर गया तो उसके बदले में किसी और को इस अकेडमी से भेजना था, तो उस लड़की को तैयार किया जा रहा था। देव यहाँ पे आता है, सबको बहुत गंदी तरीके से भेज देता है कि निकलो यहाँ से सारे के सारे, लेकिन कोई भी यहाँ से हिलता तक नहीं है, क्योंकि कोच सर बोलेंगे तो ही यहाँ से जाएंगे। जिसके बाद कोच सर सबको भेज देते हैं। जिसके बाद में देव और कोच सर का बहुत गंदा वाला झगड़ा होता है बाप बेटे का। पता चलता है कि देव की टांग टूटी हुई है, आधा पैर कटा हुआ है, जस्ट बिकॉज कि कोच सर ने आज से काफी सालों पहले कुछ ऐसा किया था, जो कि हमें बाद में पता चलेगा। उससे देव की टांग चली गई है। आज भी वो अपनी बेटी के लिए बिल्कुल भी टेंशन में नहीं है। उसे अभी भी ओलंपिक्स की पड़ी है, ग्लोरी की पड़ी है, बड़े बड़े कप्स की पड़ी है, इंडिया की पड़ी है। आखिर वो ऐसा कैसे बाप हो सकता है। इसी चक्कर के अंदर गुस्सा हो के देव यहाँ पे झगड़ा करके निकल जाता है। पीछे पीछे रवि भी जाने वाला था, लेकिन तभी कोच सर ने उसको उसकी पुरानी गाड़ी दे दी कि ले तुझे भी जरूरत पड़ेगी, तू अपनी गाड़ी संभाल। रवि गाड़ी लेके निकल जाता है। अगले दिन रवि अरविंद से जाके मिलता है। दोनों क्लासमेट थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, और साथ ही में अरविंद को दुख भी हो रहा था कि उसकी बहन जैसी, मतलब गुड़िया इसकी बहन जैसी थी, उसके साथ में इतना बुरा हो गया। तो ये लोग सच के अंदर जिसने जो भी करा है उन्हें पकड़ के निकाल लेंगे। देव को हम देखते हैं जो कि सीधा गुड़िया के पास पहुंच गया था, और रवि भी यहीं पे था। गुड़िया को अब होश आ गया था। दोनों भाइयों को देखती बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। निहाल के बारे में पूछती है कि निहाल कैसा है, लेकिन उसे कोई भी नहीं बताता कि निहाल मर गया है। इसी के साथ में वो खुद की प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। तो दोनों भाई कहते हैं कि हाँ, तेरा बच्चा भी बिल्कुल ठीक है, तू बस ठीक हो जा, बता आखिर तेरे साथ में हुआ क्या था, तुझे मारा किसने था। जहाँ पे गुड़िया बहुत ज्यादा परेशान हुई थी, इंजर्ड थी, तो उसे कुछ खास ज्यादा याद आ नहीं रहा था। काफी ज्यादा पूछने पे गुड़िया बताती है कि 3-4 लोग थे, उन्होंने चेहरे पे नकाब पहने थे, उसमें से एक की तो आंख भी फोड़ दी थी गुड़िया ने, और इससे ज्यादा वो बोल नहीं पा रही थी। जिसके बाद उसे चॉकलेट खाने का मन कर गया। तो वो उसके दोनों भाई कहते हैं कि तू रुक, अभी के अभी हम तेरे लिए चॉकलेट लेकर आते हैं। दोनों भाई बाहर जाते हैं। तभी यहाँ पे जियोना मिल जाती है, जो कि इन दोनों से पूछताछ कर रही थी, लेकिन इन दोनों भाइयों का दिमाग बिल्कुल सही नहीं था। तो ये जियोना के ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं कि तुम्हें इस मैटर के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, हाथ जोड़ दे तुम्हारे, अगली बार से हमारे सामने भी बिल्कुल मत आना, और ये अपनी पूछताछ कहीं और रखो। लेकिन रवि थोड़ा समझदार था, इसलिए उसे वो कार्ड दे देती है। जबकि देव थोड़ा गर्म दिमाग का था, तो उससे बातचीत करना थोड़ा कम ही सही लगता है। जिसके बाद ये दोनों ही भाई सीधा स्टेडियम तक गए। वहाँ पे जाके इधर उधर देख रहे थे कि किसने कैसे मारा होगा, कौन यहाँ पे आया होगा, क्या करना चाहिए होगा, कुछ तो इन्हें हिंट मिलेगा ही मिलेगा। तभी कुछ खेलते हुए बच्चे इन्हें दिख जाते हैं जिन्होंने मास्क लगा रखा था। अब देव आता है, बच्चे को पकड़ता है, पूछता है मास्क किधर से मिला, तो अच्छा बोल देता है यहीं पे गिरा हुआ पड़ा था, तो उसने उठा लिया। यानी कि इन्हें पहली कड़ी तो मिल गई, जो मास्क लोगों ने पहन रखा था उस चीज की। अब इन्हें सबसे पहला डाउट यही होता है कि निहाल सिंह के जो सबसे पहले दुश्मन होंगे वो जरूर शक्ति बॉक्सिंग अकेडमी के लोग होंगे, बिज्जू के लोग होंगे। तो अगर कहीं भी वो मिल गए तो उनसे अच्छा खासा झगड़ा तो हो ही जाएगा। रात में दोनों भाई ही पेट्रोल वगैरह भराने गए थे, इसी के साथ में चॉकलेट वगैरह भी लेने गए थे गुड़िया के लिए, और तभी यहाँ पे बिज्जू सिंह के लोग पहुंच जाते हैं। यानी कि काफी सारे बॉक्सिंग वाले लड़के। इसमें से एक मेन लड़का था धर्म, उसका रवि के साथ में एक पर्सनल मैटर हो रखा था। मैटर ये था कि आज से 5 साल पहले रवि ने धर्म के भाई अर्जुन को नॉकआउट कर दिया था, यानी कि एक पंच मारा जिसके अंदर उसकी डेथ हो गई। वो लड़का ही खत्म हो गया। उसके बाद से रवि ने कसम ले ली कि वो कभी भी किसी को नहीं मारेगा, इवन हाथ तक भी नहीं लगाएगा। इसलिए रवि यहाँ पे पिट रहा था, देव भी यहाँ पे पिट रहा था, लेकिन फिर भी रवि हाथ नहीं खोलता है। लेकिन जब देव बहुत बुरी तरीके से पिटता है, तब जाके यहाँ पे रवि को थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। खुद की बहन की मेमोरीज याद करता है, खुद के भाई को पिटता हुआ देख रहा था, तो वो भी आ जाता है और धड़ाम धड़ाम करके सबको मार पीट देता है, बहुत बुरी तरीके से मार देता है। धर्म भी यहाँ पे ऑलमोस्ट पिटने ही वाला था, लेकिन इतनी देर में दोनों ही गैंग के लीडर आ जाते हैं, यानी कि कोच सर और बिज्जू सिंह। आपस में दोनों लड़ी रहे थे कि तभी बिज्जू सिंह बोलता है कि एक घर से एक दिन में
एक ही अर्थी उठे तो ठीक है। इसका मतलब था कि कुछ तो हो गया है गुड़िया को। सारे के सारे तीनों बाप बेटे हॉस्पिटल भागते हैं, जब पता चलता है कि गुड़िया को बहुत ही बेरहमी से किसी ने मार दिया है। सीधी कैंची ली और छाती के अंदर घुसा दी और वो लड़की वहीं पे मर गई। मतलब बच सकती थी, लेकिन फिर भी उससे किसी ने इतनी भयंकर दुश्मनी निकाली कि उसे वहीं पे जान से मार दिया। और इसी के साथ में गाइस पहला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। ग्लोरी के सीजन 1 के एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें बिल्कुल स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है, जिस वक्त निहाल और गुड़िया को बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। यहाँ पे 4 लोग थे, जिसमें से एक की आंख गुड़िया ने फोड़ दी थी, तो उसकी हम शक्ल देख पाते हैं। ये एक गैंगस्टर कुकी यादव का भांजा था, जिसका नाम सनी था। हम कुकी यादव की यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से वाली बेरहमी देख पाते हैं, क्योंकि 2 लोगों ने उसका कुछ माल चुराया था, जिसके बदले कुकी यादव ने उन्हें बहुत बुरी तरीके से, बहुत ही बेरहमी से उनकी जान ले ली थी। इसी वक्त सनी यहाँ पे आता है, जो कि बहुत बुरी हालत में था, आंख फोड़ कर आया था, मास्क भी लेकर आया था। और कुकी कहता है कि जीवन में पहली बार कोई काम हाथ में लिया होगा और वो काम भी बेकार तरीके से करके आया है। अब यहाँ पे एक तरीके से शक कुकी यादव के ऊपर चला जाता है कि क्या उसने गुड़िया और निहाल सिंह को मरवाया है या फिर किसने मरवाया है। जिसके बाद हम यहाँ पे देव और रवि को देखते हैं, जो कि अपनी बहन गुड़िया की अस्थियां लेके जाने वाले थे, लेकिन इनके हाथ और पैर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी बहन की अस्थियों को लेकर कहीं बाहर की तरफ जा सके। बहुत ज्यादा फ्लैशबैक आ रहे थे, अपनी बहन की याद इन्हें आ रही थी। दोनों अपना आपा खो चुके थे, लेकिन फिर भी कैसे तैसे खुद को संभालते हैं। इसी के साथ हम कोच सर को देखते हैं, जो अपनी बेटी के खत्म होने के बावजूद भी अपनी प्रैक्टिस को बिल्कुल नहीं रोकते हैं। वो यहाँ पे सारे बच्चों को डांट देते हैं बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि ये बच्चे सुबह 6 बजे एकदम एक्यूरेट टाइम पे नहीं पहुंचे थे। जो लड़का ओलंपिक्स में जाने की तैयारी कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ वही लड़का यहाँ पे पहुंचा था। इसीलिए कोच सर सबको डांट देते हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम लोगों को अपनी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। यहाँ पे देव और रवि अब सोचते हैं कि पुलिस वालों से तो कुछ भी नहीं होगा, इसलिए इन दोनों को खुद को ही दिमाग लगाना पड़ेगा और ये पक्के से कातिल को ढूंढ लेंगे, आखिर जिसने भी ये काम करा है, यानी कि गुड़िया और निहाल दोनों को ही मार डाला है। अब हम यहाँ पे डीएसपी फोगाट को देखते हैं, जो कि गांव के सरपंच के पास पहुंचते हैं। सरपंच का नाम ढांडा है, जो कि बहुत बड़ा आदमी है और हर कोई उसके पीछे पीछे घूमता है। पैसे का पावर है, सरपंच का पावर है, यानी कि वो एक बड़ा अच्छा खासा आदमी है। डीएसपी फोगाट भी इवन इसी सरपंच डांडा की बात माना करता था, लेकिन हम यहाँ पे डांडा को देखते हैं कि उसकी जान अटकती है तोते में। यानी कि जिस तरीके से राजा की पूरी जान तोते में बचती है, वैसे इस डांडे की जान बचती है एक भैंसे के अंदर। बहुत बड़ा सा भैंसा यहाँ पे था, जिसका नाम सुल्तान था। बहुत ही लाखों का भैंसा था, क्योंकि उसका प्रोडक्शन जिन भैंसों के पास में जाता था, उससे बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी की भैंसें बनती थी, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के बच्चे होते थे, तो वो बहुत लाखों का मटेरियल था। इसलिए उसके लिए वो एक सोने की मुर्गी के बराबर था और उसके ऊपर पूरा फोकस तरीके से ध्यान रखा करता था। अब यहाँ पे जो ढांडा है, उसे हम देखते हैं कि बहुत अजीब तरीके से बात कर रहा था। जैसे कि वो सरपंच है, तो बीच लोगों में जाके कहता है कि अगर कोई भी अपनी कौम के खिलाफ जाएगा, यानी कि एक ही जात में होने के बावजूद शादी करेगा, तो उसके साथ में यही होगा, चाहे लड़का होगा चाहे लड़की होगी, वो मरेंगे जरूर। और इसी के साथ में जो ढांडा है, वो डीएसपी फोगाट को ये भी कहता है कि जो भी इस केस पे काम कर रहा है, उसे फटाफट से बंद कराओ, केस को रफा दफा करो। इसका मतलब दूसरे नंबर पे जो शक जाता है, वो ढांडा के ऊपर भी जाता है कि उसने सरपंच होने के नाते निहाल और गुड़िया को मरवा दिया, जस्ट बिकॉज कि वो लव मैरिज कर रहे थे। अब यहाँ पे हम अरविंद को देखते हैं, जो कि देव और रवि के साथ में आपस में बैठे थे। देव और रवि यहाँ पे अरविंद को आके बताते हैं कि गुड़िया ने मरने से पहले किसी के बारे में बताया था कि 3-4 लोग थे, उसमें से एक की तो आंख पे उसने फोड़ दी थी और इसी के साथ में ये मास्क मिला है। तो अरविंद कहता है ठीक है, अपन इसके बारे में आराम से पता लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छा क्लू मिल जाएगा। इसी के साथ में हम अरविंद की वाइफ को देखते हैं, जो कि साफ दिख रहा था कि इस गाँव से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करती है, थोड़ी सी इस गाँव से अपर लेवल की थी। हर कोई उसे बस घूर रहा था, देख रहा था। अरविंद की वाइफ का नाम भारती है, वो अरविंद के लिए हमेशा टिफिन वगैरह लेके आया करती थी, लेकिन यहाँ का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। अरविंद आखिर कितने ही लोगों का मुंह बंद करा सकता था, उसके खुद की पुलिस इंस्पेक्टर वाले सारे दोस्त उसको देखा करते थे। तभी यहाँ पे अरविंद को डीएसपी फोगाट बुला लेता है और उसे इस केस से हटा देता है। अरविंद मना भी करता है कि सर आखिर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, लेकिन फोगाट कहता है कि केस सॉल्व हो गया है, तुम्हें फालतू के अंदर इसमें पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अपर लेवल का केस है, इस चक्कर के अंदर सारे के सारे फंसेंगे, तो तुम दूर रहो इस केस से, दूसरी चीजें संभालो। अरविंद को समझ में आ गया था कि कोई तो ऐसी चीज है जो डीएसपी से जुड़ी हुई है, वो बात को दबाना चाहता है, इसलिए अरविंद को केस से निकाल दिया। अब हम यहाँ पे देव और रवि को देखते हैं, जो कि सीधा गुड़िया के रूम में जाते हैं कुछ चीजें देखने के लिए कि शायद इन्हें कोई ऐसा क्लू मिल जाए जो इनकी बहन से रिलेटेड हो या फिर उन तक पहुंचा दे। लेकिन इस वक्त इन्हें कुछ खास मिलता तो नहीं है, लेकिन तभी डीएसपी फोगाट की न्यूज जरूर इन्हें सुनाई देती है। डीएसपी फोगाट पूरी न्यूज वालों के सामने यही बताता है कि निहाल और गुड़िया पैसे चुरा के भाग रहे थे, तो इनके ऊपर अच्छा खासा केस हो गया। उस वक्त यहाँ पे गुंडे आ गए, जो कि वो पैसा चोरी करने के लिए आए थे। इस चक्कर के अंदर निहाल और गुड़िया का कत्ल हो गया। बाकी किसी भी इंसान का गाँव से या दिल्ली के किसी बड़े आदमी से इस क्राइम का कोई भी लेना देना नहीं है। गुड़िया का मरना बस एक एक्सीडेंट है और इस केस को क्लोज कर दिया जाता है। जिस बात के ऊपर तो देव और रवि को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सीधा अरविंद को आके पकड़ते हैं कि भाई तू ऐसे कैसे कर सकता है, तू इतनी बड़ी चीज कैसे कर सकता है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरविंद कहता है कि मुझे इस केस से निकाल दिया गया है, इस केस के अंदर जरूर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे नहीं पता चले या फिर किसी को भी पता नहीं चले, बाहर ना आए, कोई बड़े लोगों का साथ में नाम जुड़ा है, इसलिए मुझे हटा दिया गया है। तब यहाँ पे देव और रवि उसी मास्क को लेकर आपस में बातचीत करते हैं, अरविंद को दिखाकर कि शायद हमें ये कातिल तक पहुंचा सकता है, बस अब हमें पता करना है
कि जिस दिन गुड़िया और निहाल के ऊपर अटैक हुआ था उस रात कोई अपनी आंख ठीक करवाने आया था या नहीं आया था। कुछ ही देर के अंदर एक डिस्पेंसरी के बारे में पता चल जाता है जहाँ पे किसी ने रात के अंदर आके अपनी आंख ठीक करवाई थी। अब ये कोई नॉर्मल डॉक्टर नहीं बल्कि वेटरनरी डॉक्टर था, यानी कि जानवरों का डॉक्टर। देव और रवि यहाँ पे आते हैं, प्रेम से पूछते हैं, डॉक्टर जवाब नहीं देता तो सीधा उसकी गुद्दी पकड़ लेते हैं, मुंह को घुसा देते हैं और सन्नी के बारे में सब कुछ पता कर लेते हैं, जो कि कुकी यादव का भांजा है, कहाँ पे रहता है, कहाँ मिलेगा, सारी की सारी डिटेल इन दोनों लड़कों को पता चल चुकी थी। अब ये जो सनी यादव का नाम बाहर निकला था तभी यहाँ पे अरविंद से बात करने के लिए जॉना पहुंची थी। जॉना बहुत ज्यादा कोशिश करती है कि वो इन्फॉर्मेशन निकाल सके क्योंकि एकदम लीड केस चल रहा है, एकदम लीड न्यूज मिल सकती है उसे अपने चैनल के लिए, अखबार के लिए। तो वो चोरी छुपे सनी यादव का नाम जान लेती है, तो वो भी अपनी तिकड़म लगाना शुरू करती है कि कैसे वो सनी यादव तक पहुंच सकती है। यहाँ पे देव और रवि को लगता है कि अगर सनी यादव को पकड़ना है तो वो कुकी यादव के पास में ऐसे ही तो जा नहीं सकते, वहाँ पे पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, काफी सारे लोग उसकी सिक्योरिटी में है। लेकिन कुकी यादव वहाँ पे एक ऐसी रेसलिंग लड़ पाता है जो कि सारे के सारे रिटायर्ड रेसलर्स होते हैं, वो वहाँ पर आते हैं और जो भी जीतता है उनको काम मिलता है। तो वहाँ पे जाने की जो एंट्री है वो इनका बाप कोच सर करवा सकता है, इसलिए कोच सर को कहा जाता है और वो भी अब अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहता है। देव और रवि की आपस के अंदर और इसी के साथ में कोच सर यानी कि बाप बेटों के बीच में थोड़ा झगड़ा होता है, लेकिन फिर कोच सर बात मान जाते हैं और कुकी यादव के बीच में इन दोनों को भेजने की कुछ एंट्री वेंट्री करवा देते हैं। अब देव और रवि के साथ में कोच सर को भी पता चल गया था कि जिन लोगों ने गुड़िया को मारा था उसमें से एक कातिल का नाम सनी है जो कि कुकी यादव का लड़का है, इसलिए अब कहीं ना कहीं कोच सर यानी कि गुड़िया के बाप भी इस चीज के अंदर हेल्प करने के लिए तैयार हो गया था। देव और रवि सीधा उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे इलीगल रेसलिंग चल रही थी, सारे के सारे रिटायर्ड रेसलर्स आए थे और इलीगल बैटिंग भी चल रही थी। यहाँ पे हम अरविंद की फैमिली को देखते हैं जहाँ पे उसकी माँ कुछ ज्यादा खास बोलती चलती नहीं थी, सुनाई कम देता था, फैमिली के अंदर फैमिली जैसा माहौल था नहीं, उसकी बीवी के साथ में भी उसकी कुछ खास बनती नहीं थी, इन लोगों का सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। इसी के साथ में हम यहाँ पे कुकी यादव को देखते हैं जो कि सनी को समझा रहा था, उसकी आंख फूटी हुई थी और इसी के साथ में उसे काम भी मिलता है कि इस बार का कलेक्शन उसे करना है, भले उसकी आंख फूटी हुई है तो वो कलेक्शन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा पहले बता दे, क्योंकि आगे जाके काम भी संभालना है। कुकी यादव कहीं ना कहीं अपने भांजे को बहुत पसंद करता था, उसे बहुत सारा काम भी संभाल रखा था और आगे जाके भी उसे बड़ा गुंडा बनाना था, लेकिन वो इसे छोटी छोटी चीजों में फंस जाया करता है, तो इसीलिए कुकी थोड़ा परेशान भी था कि मैं तुझे कैसे इन प्रॉब्लम से बाहर निकालूं। लेकिन सनी कहता है कि मुझे दिख जाएगा और मैं कलेक्शन कर लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे देव और रवि को अंदर तो जाना था, लेकिन इन दोनों के अंदर जाने का टिकट था एक जन को रेसलिंग करनी थी, इसलिए अब यहाँ पे रवि का नाम जो है वो रेसलिंग के अंदर लिखा दिया गया था। अब इन्हें अंदर तो जाना था क्योंकि इन्हें सनी को पकड़ना था, इसलिए ना चाहते हुए भी रवि को रेसलिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी बैटिंग करना शुरू करते हैं। जो सामने वाला आदमी था वो बहुत ही बड़ा भीम का ऐसा आदमी था, उसे बहुत गंदे गंदे से इंजेक्शन लगा रहे थे जिससे कि उसकी बॉडी फूल जाए, उसे पेन नहीं हो, इस तरीके के इंजेक्शन। रवि ठहरा बिल्कुल नॉर्मल सा, लेकिन उसे दाव पेच करना बहुत अच्छी तरीके से आता था क्योंकि वो पुराना रेसलर ठहरा हुआ है, इसलिए वो फाइट करना शुरू करता है, पिटता है बहुत बुरी तरीके से और इसी के साथ में सामने वाले रेसलर का वीक पॉइंट पता करके उसे भी बहुत बुरी तरीके से मारता है। आखिर के अंदर उसने उस सूमो से रेसलर को हरा दिया था और सेम टाइम पे यहाँ पे देव ने सनी को भी देख लिया था, यानी कि उसकी एक आंख फूटी थी और सनी को पहचान के ये दोनों भाई कंटिन्यूअसली उसके पीछे भागने लगते हैं। सनी भी बहुत तेजी से भागता है, लेकिन एक जगह ये तीनों आके रुकते हैं, तभी यहाँ पे सनी के ऊपर आके एक बहुत बड़ा रोड रोलर वाला मशीन सीधा गिरता है, जिस चक्कर के अंदर सनी के चिथड़े उड़ जाते हैं, आधी ऊपर की बॉडी गायब हो जाती है। देव तो वहीं बैठा रह जाता है, रवि भागता है कि आखिर ऐसा किसने किया कि हमें उसके बारे में सब कुछ पता चलने वाला था, लेकिन उससे पहले सनी को मार डाला। मारने वाला यहाँ से भाग चुका था, लेकिन जो मेन बंदा था सनी वो मारा गया और इसी के साथ में गाइस सेकंड एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। ग्लोरी के एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी सारे पुलिस वाले आ चुके थे, लेकिन सबसे पहले अरविंद ही पहुंचा था और उसे लग रहा था कि अगर सनी को किसी ने मारा है इसका मतलब है कि किसी ने बदला लिया है और वो देव और रवि है। शायद उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक बार पुलिस को इसमें इन्वॉल्व जरूर होना चाहिए था। इसलिए सबसे पहले अरविंद देव और रवि को कॉल लगाता है कि ये क्या करा तुम दोनों ने, अगर वो मिल गया था तो भाई बैठ के बातचीत कर लेती और भी लोगों के बारे में पता चल जाता। अब यहाँ पे कुकी यादव भी पूरी तरीके से पागल हो चुका था और उसे अपने भांजे की मौत का बदला चाहिए ही चाहिए था कि इतनी बुरी तरीके से किसने मारा है उसे, वो उसे पाताल से भी ढूंढ के निकाल लेगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। अब यहाँ पे अरविंद डर गया था, इसलिए वो देव और रवि को समझाता है कि तुमने बहुत गलत तरीके से पंगा ले लिया है, बेमतलब के अंदर फंस गए हो। लेकिन यहाँ पे देव और रवि पूरी तरीके से मना कर चुके थे कि भाई वो हमने नहीं किया है, किसी और ने कराया है और जिसने भी कराया है हम उसे पकड़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये मर्डर हमने नहीं कराया है। जिसके बाद हम देव और रवि को देखते हैं, उन दोनों ने देख लिया था कि आखिर सनी को मारा किसने है, वो और कोई नहीं बल्कि इन्हीं का ताऊ चाचा का बेटा हुकुम था, यानी कि निहाल का सगा भाई। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि भाई तूने क्यों मारा सनी को, तो वो कहता है कि जिस तरीके से तुमको अपनी बहन गुड़िया का बदला लेना था तो मैं अपने भाई का बदला नहीं लूंगा। निहाल सिंह को ऐसे ही किसी ने मार दिया, वो ओलंपिक्स के अंदर जाने वाला था और उसे किसी ने मार दिया तो मैं उसे मारूंगा नहीं। अब ये दोनों पूछते हैं कि तुझे सनी के बारे में पता कैसे चला, तो हुकुम यहाँ पे बताता है कि यहाँ पे वो मैडम आई थी योजना, जो कि मम्मी पापा से पूछ रही थी, बातचीत कर रही थी, तब उसने सनी यादव का नाम लिया कि कहीं निहाल का कोई झगड़ा तो नहीं चल रहा है सनी से। उसी टाइम मैंने सनी का नाम सुन लिया और मैंने सोच लिया था कि मैं सनी को जान से मारूंगा।
मारूंगा। तब यहाँ पे देव और रवि का दिमाग घूम गया कि जियोना को कैसे पता चला सनी यादव का नाम। इसलिए अब देव का दिमाग थोड़ा तो शॉर्ट टाइम पर था ही, इसलिए वो बिना सोचे समझे सीधा जियोना के घर के अंदर घुस जाता है, एक सेकंड भी गवाए। जियोना बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी और देव उसे और ज्यादा डरा देता है, ये कह के कि तुझे पता भी नहीं है कि तूने कितनी गलत चीज करी है। वो लड़का जिसका कोई लेना देना भी नहीं था, उसने उसे मार दिया जो कि सबसे बड़ा क्लू था, यानी कि सनी को मार दिया, जिससे बाकी के 3 मर्डरर और पता चल जाते। तुझे अगर कुछ करना था तो हमें बोलती ना, हम क्या मार नहीं सकते थे सनी को, हम भी उसे जान से मार सकते थे, लेकिन तेरी चक्कर के अंदर वो हुक्म भी फंसा, ऊपर से सनी भी मारा गया। इतनी सारी बातें सुन के तो जियोना बहुत बुरी तरीके से डर गई थी, फूट फूट के वहीं पे बैठ के रोने लग गई कि मतलब देव कितना ज्यादा जाहिल किस्म का आदमी है कि घर के अंदर घुस के उस पे इतनी जोर से चिल्ला दिया। जिसके बाद हम यहाँ बिज्जू सिंह को देखते हैं जो कि सीधा NSI पहुंच चुका था पैसे खिलाने के लिए, ये बात कहता हुआ कि उसका कैंडिडेट है वो ओलंपिक्स के टेस्ट मैच के अंदर भेज दिया जाना चाहिए। यहाँ पे NSI का ये जो सीनियर आदमी है वो कहीं ना कहीं पैसे खाने ही वाला था, लेकिन सही टाइम पे यहाँ कोच सर पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि निहाल सिंह मर गया है तो क्या हुआ, हमारा एक बंदा और आएगा और वो आगे जाएगा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो अपने बंदे के साथ में एक ट्रायल मैच करवा लो। बिज्जू सिंह इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि एक बंदा शक्ति बॉक्सिंग अकेडमी का और एक बंदा कोच सर की अकेडमी से फाइट करेंगे और जो भी जीतेगा वो NSI के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए जाएगा। जिसके बाद हम देव और रवि को देखते हैं, इनके पास में सनी के मरने से पहले कोई छोटी मोटी चीजें इनके हाथ लग गई थी, जैसे टूटा हुआ फोन, एक ब्लूटूथ वाला रिंग और एक तरीके की नशे की दवाई, जिसके बारे में सोचने लगते हैं कि अगर फोन की डिटेल्स मिल गई तो बहुत ही अच्छा होगा, इन लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर किससे उसका कॉन्टेक्ट चल रहा था। इसी के साथ में जो ब्लूटूथ वाली रिंग है उससे लोकेशन वगैरह के बारे में पता चल सकता है कि वो कहाँ गया था, कहाँ से आया था, सारी डिटेल्स के बारे में। जिसके बाद में हम उस बॉक्सर को देखते हैं जो कि कोच सर तैयार कर रहे थे ओलंपिक्स के अंदर ट्रायल मैच खेलने के लिए। इस लड़के का नाम राका था जो कि गलती करने पे बहुत बुरी तरीके से पिट जाता है कोच सर से, लेकिन राका को बिल्कुल भी दुख नहीं लगता इस बात का कि वो पिट रहा है, बल्कि वो खुश होता है कि कोच सर उसे अपना मान के ट्रेनिंग दे रहे हैं, यानी कि पूरी शिद्दत से ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसलिए उसे मारा जा रहा है। तो वो बहुत खुशी खुशी अपनी ट्रेनिंग पूरी करता है, भले वो मार खा रहा था फिर भी। इसी के साथ में हम देव और रवि को देखते हैं जिनसे अरविंद मिलने के लिए आया है, आपस के अंदर बातचीत करते हैं कि अगर कॉल रिकॉर्ड निकल गए और उसके अंदर किसी का नंबर मिले जो कि सीधा NSI से है तो आखिर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड के अंदर जो आखिरी कॉल आया था सनी के पास में वो NSI के फोन बूथ से आया था, लेकिन वो फोन बूथ है भी या नहीं है, वो किस जगह पर है, किसी के कमरे में है या किसी के ऑफिस में है, ये तो तभी पता चलेगा जब कोई NSI के अंदर जाएगा। अरविंद ने असल के अंदर सनी की कॉल डिटेल्स निकलवा ली थी, तो अब अगर कोई NSI जा सकता है तो या तो वो बॉक्सर हो सकता है या फिर कोच हो सकता है या फिर कोई मीडिया का मेंबर हो सकता है। इसलिए इन सभी को जियोना की याद आती है जो कि एक मीडिया से बिलोंग करती है। हालांकि देव उसे बहुत खरी खोटी सुना के आया था, लेकिन फिर भी रवि उसे बहुत इज्जत से बात करता है और उसे कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करिए और हमें आपसे सच में बात करनी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, गुड़िया के लिए जरूरी है, क्योंकि सनी को जिसने कॉल किया था कहीं न कहीं हमें उसके बारे में पता चलने ही वाला था। अब यहाँ पे जियोना इस जगह को छोड़ के जाने वाली थी, लेकिन फिर भी इस आखिरी कॉल के चक्कर में रुक जाती है और जाके देव और रवि से बातचीत करती है कि अब इन्हें करना क्या है। उसे सब कुछ समझ में आ गया था, इसलिए वो NSI के अंदर अपना कार्ड डिटेल दिखा के, क्योंकि वो एक मीडिया से बिलोंग करती है, अंदर घुस जाती है और उसके बाद में कोच सर से डिटेल्स पूछने लगती है निहाल के बारे में कि उसका किसके साथ उठना बैठना था, क्या था। हालांकि कोच सर जियोना को डांटती तो बहुत है कि हमारा फालतू का काम नहीं है कि हम हर टाइम मीडिया वालों को अपना इंटरव्यू देते रहे, लेकिन फिर भी जियोना बहुत इंसिस्ट करती है कि सर बहुत ज्यादा जरूरी है, केस बहुत ज्यादा बड़ा होता जा रहा है, ओलंपिक लेवल का बंदा था, उसकी डेथ हो गई, तो सोचिए कितना कुछ चल रहा है और अगर उसे जस्टिस मिल भी जाएगा तो अच्छा ही होगा अगर आपकी तरफ से कोई क्लू भी मिल जाए। जिसके बाद जियोना कंटिन्यूअसली उसी नंबर पे कॉल कर रही थी फोन बूथ से कि ताकि उसे आवाज आ जाए। घूमते घूमते उसे एक फोन बूथ मिल जाता है जो कि किसी के ऑफिस में नहीं बल्कि पब्लिकली लगा था, यानी कि सनी को अगर किसी ने भी कॉल किया था तो इस तरीके से कॉल किया ताकि उसकी आइडेंटिटी पता ही नहीं चल सके। लेकिन इस फोन बूथ को ज्यादा से ज्यादा यूज कौन करता है, अब ये आखिर कौन पता लगाएगा। जियोना को काम हो चुका था, इसलिए उसने जाके देव और रवि को तब बता दिया था। कोच सर भी वहाँ पे बैठे थे। अब इनके आगे की प्लानिंग थी कि अगर अंदर जाना है, पता लगाना है, तो इन्हें किसी न किसी बॉक्सर को अंदर भेजना पड़ेगा। तो ये काम आखिर कौन करेगा, राका तो कर नहीं सकता, वो इनका बंदा है नहीं और उसे गुड़िया से क्या लेना देना। इसलिए अब तैयार किया जाता है रवि को, क्योंकि वो बॉक्सिंग करता था, चैंपियन था पहले का, तो अभी भी अगर वो जीत जाए तो आराम से अंदर रह के NSI के अंदर जाके पता लगा सकता है कि आखिर गुड़िया के कातिल कौन हो सकते हैं। पहले तो ये सब मना करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अंदर जाना इतना आसान है क्या, और हम लोग रवि को नहीं भेजेंगे, वो मकसद से भटक गया या फिर कुछ भी गलत चीज हो गई तो हम कभी भी गुड़िया के कातिल को पकड़ ही नहीं सकते हैं। लेकिन तब जाके रवि थोड़ा देव को शांत कराता है और कहता है कि देख हमारे पास ये आखिरी मौका है, अगर मैं अंदर जाके नहीं पता लगा पाया तो कोई भी अंदर जाके पता नहीं लगा पाएगा कि उस फोन बूथ को किसने इस्तेमाल करा या फिर अंदर की कोई खबर जो कि निहाल से जुड़ी हुई है। लेकिन आखिर अंदर जाना इतना आसान थोड़ी है, रवि को वापस से ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ेगी और उसे ट्रेनिंग देगा कौन। तब देव कहता है मैं तुझे ट्रेनिंग दूंगा, जिसके बाद में देव यहाँ पे रवि को कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग देना शुरू करता है। रवि इस वक्त अंडरवेट था जो कि ओनली 62 kg का था, जबकि उसे 72 kg तक पहुंचना था अंदर जाने के लिए, एक फाइट बैक करने के लिए। उसे खूब खिलाया पिलाया जाता है, देव के अंडर वो ट्रेनिंग लेता है, ऑलमोस्ट ट्रेनिंग तक पहुंचने वाला था, लेकिन उससे पहले उसकी फाइट राका से करवाई जाती है ताकि वो थोड़ा अच्छे से लड़ भिड़ पाए। लेकिन ऐसा लगता है कि वो राका से ही नॉकआउट हो
रहा था, राका से ही पिट रहा था। अगर वो राका से ही पिट जाएगा तो आगे जाके बड़े बड़े धुरंधरों से कैसे लड़ पाएगा। वो बुरी तरीके से घायल हो गया था और अंदर जाके बैठ चुका था। यहाँ पे कोच सर देखते रह जाते हैं कि अब आखिर वो क्या करेगा, आगे जाके कैसे लड़ेगा। इसी वक्त हम अरविंद की वाइफ भारती को देखते हैं, जो कि कहीं ना कहीं रवि को थोड़ा पसंद करती थी, इसलिए उसके आगे पीछे घुमा भी करती थी। वो रवि के पास जाती है, उसका फर्स्ट एड करती है और उसे एक बहुत ही समझदार सी चीज सिखाती है कि अगर तुम्हें NSI के अंदर जाना है और ट्रेनिंग लेनी है तो देव तुम्हारे कुछ भी हेल्प नहीं कर पाएगा, उसे बहुत टाइम हो गया है। कोच सर को देखो, वो कितने सालों से इसके अंदर लगे हुए हैं, अच्छी तरीके से तुम्हारी ट्रेनिंग करा देंगे। अगर तुम्हें बिना टाइम वेस्ट करे अंदर पहुंचना है तो सही तरीके से अपना हुनर को अपनाओ। इसी के साथ में भारती भी अपनी थोड़ी कहानी बताती है कि वो कहाँ से बिलोंग करती है। असल के अंदर अरविंद की वो फर्स्ट वाइफ नहीं बल्कि सेकंड वाइफ है। उसे खरीद के लाया गया था बिहार से, वहाँ पे ट्रेडिशन बहुत ज्यादा चलता है। अरविंद की जो पहली वाइफ भागी थी, इस चक्कर के अंदर अरविंद का बहुत ज्यादा नाम खराब था, इसलिए उसे खरीद के दूसरी जगह से वाइफ लानी पड़ी। अब भारती जो है वहाँ पे बिहार का ट्रेंड है तो उसी अकॉर्डिंग वो अपने कल्चर से बिलोंग करती है। वहाँ पे उसकी फैमिली कुछ खास अच्छी खासी पढ़ी लिखी नहीं थी, काफी सारे पैसे मिले थे उसे, इसलिए भारती अब यहाँ पे शादी करके आ गई थी और यहाँ पे खुशी खुशी रह रही है। लेकिन वो अरविंद के साथ कुछ ज्यादा खास खुश नहीं है, जिसके बाद अब रवि को भी समझ में आ गया था कि अब उसे अपना ट्रेनिंग का मेंटोर चेंज करना पड़ेगा। वो कोच सर के पास जाता है और मेंटोर चेंज कर देता है। ये बात जब देव को पता चलती है उसे गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन आखिर वो क्या ही कर पाएगा। लेकिन फिर से रवि अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। कोच सर के अंडर वो काफी ज्यादा अपना वेट गेन भी करता है और इसी के साथ में बहुत ज्यादा मस्क्यूलर भी बन चुका था। अब वो डे आ चुका था जब ऑलमोस्ट इमरजेंसी ट्रायल होने वाला था, तो पहले यहाँ पे राका के साथ उसकी फाइट करवाई जाती है कि इन दोनों में से जो भी बढ़िया लड़ेगा तो उसे आगे भेजा जाएगा। तब यहाँ पे कोच सर के कहने से रवि और राका के बीच के अंदर जो फाइट होती है उसके अंदर रवि जीत जाता है, यानी कि राका का तब पत्ता कट चुका है। इस बात से कहीं ना कहीं राका बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि ओलंपिक्स के अंदर उससे जाना था, लेकिन यहाँ पे कोच सर अपने बेटे को भेज रहे थे। जिस वक्त कोच सर रवि के पैर पे एक छड़ी मारते हैं तो इस बात से देव बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाता है और अपने बाप से बुरी तरीके से लड़ने लग जाता है कि आज के बाद मेरे भाई को अगर हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। लेकिन कैसे तैसे करके देव को शांत करा जाता है और यहाँ पे अब कहीं ना कहीं कोच सर को भी रिग्रेट होता है कि उसे रवि को छड़ी से नहीं मारना चाहिए था, या फिर किसी को भी छड़ी से नहीं मारना चाहिए था। इसके पीछे का एक लॉजिक है जो कि आगे जाके हम लोगों को पता चलेगा। लेकिन साथ ही में यहाँ पे राका को भी समझ में आ जाता है कि उसका पत्ता कट चुका है, कोच सर अपने बेटे को भेजेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत बहस हो जाती है कि सर मैंने आपके पीछे कितना कुछ करा, मैंने सब कुछ करी, हर चीज की ट्रेनिंग करी, लेकिन आप यहाँ पे अपने बेटे को भेजना चाहते हो। यहाँ पे अपन दोनों का किस्सा खत्म हो जाता है, आप अपने बेटे को भेजो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। राका अपना बैग वैग पैक करके इस कोचिंग सेंटर को छोड़ के निकल जाता है और सीधा दूसरी टीम यानी कि शक्ति बॉक्सिंग अकेडमी में जाके जुड़ जाता है, जो कि एक तरीके से इनके ओपोनेंट थे। फाइनल इमरजेंसी ट्रायल का दिन आ चुका था। एक बंदा शक्ति बॉक्सिंग अकेडमी की तरफ से आएगा और एक बंदा कोच सर की अकेडमी की तरफ से आएगा। NSI वाला बंदा खड़ा था, वो बोल रहा था कि भाई तुम में से जिसको जो भेजना है हमको तो भेज दो, हमको तो हमारे अकेडमी के अंदर एक बंदा चाहिए। जिसके बाद में राका बहुत पूरी तरीके से एक्साइटेड था, कॉन्फिडेंट था कि जरूर शक्ति बॉक्सिंग अकेडमी यानी कि बिज्जू सिंह जरूर उसे आगे भेजेगा। लेकिन यहाँ पे भी उसके साथ में चोट हो जाती है। आगे धर्म को भेजा जाता है जो कि अर्जुन का भाई था। ये दोनों आपस के अंदर सगे भाई हुआ करते थे। अर्जुन नाम का एक बंदा था जिसकी 5 साल पहले रवि से एक रेसलिंग के अंदर फाइट के अंदर डेथ हो गई थी, क्योंकि उसे एक बहुत बुरी तरीके से नॉकआउट का पंच लगा था। क्योंकि उस वक्त पे कोई भी रवि के पॉइंट्स काउंट नहीं कर रहे थे, कंटिन्यूअसली अर्जुन के पॉइंट्स काउंट कर रहे थे। रवि के पास कोई चांस नहीं था उसे नॉकआउट करने के अलावा, यानी कि जान लेना नहीं था, बस नॉकआउट करना था कि उसे ऐसे गिराना कि वापस उठ ना पाए। लेकिन गलती से रवि का पंच इतना भयंकर तरीके से लग गया कि अर्जुन की डेथ हो गई। अब जो उसका भाई धर्म है वो 5 सालों से रवि के पीछे पड़ा है अपना बदला लेने के लिए। अब यहाँ पे सारे के सारे डर गए थे कि रवि अगर जाएगा तो धर्म पक्का उसकी जान ले लेगा। लेकिन अब रवि के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। कोच सर, उसका खुद का भाई, सब उसे समझाते, थोड़ा मोटिवेट करते हैं कि भाई थोड़ा शांत मन से काम लेना, तू पक्का उसे हरा देगा। लेकिन कहीं ना कहीं रवि इस रिग्रेट के अंदर था कि उसने धर्म के भाई अर्जुन को जान से मारा था, तो वो बहुत ज्यादा हल्का पड़ रहा था, लूज होता जा रहा था, अपने पुराने मूवमेंट्स को याद करता जा रहा था और बहुत ज्यादा हल्का पड़ गया था कि भाई साहब वो तो नहीं खेल पाएगा, उसे अपने पुराने सारे दुख याद आ जाते हैं। इसी चक्कर के अंदर वो एक मार खा के सीधा जमीन पे गिर जाता है, यानी कि हो सकता है वो हार भी जाए। इसी के साथ में गाइस एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। ग्लोरी के एपिसोड नंबर 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रवि की एक बहुत ही गजब की फाइट चल रही थी, जिसके अंदर उसका सामना धर्म से हो रहा था और अब तक रवि को एक बहुत जोरदार पंच पड़ चुका था, वो ऑलमोस्ट नॉकआउट हो गया था। लेकिन तभी वहाँ पे उसका भाई देव और इसी के साथ में उसके फादर भी आ जाते हैं, जो कि दोनों उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं कि ये लड़ाई तुझे अपने लिए नहीं बल्कि गुड़िया के लिए लड़ना है। काफी ज्यादा उसे मोटिवेट कर दिया जाता है कि जो भी हुआ तुझे उन सब चीजों को भूलना पड़ेगा, लेकिन आज की लड़ाई तुझे गुड़िया के लिए जीतनी ही पड़ेगी। रवि वापस से उठता है और इस बार बहुत गजब तरीके से फाइट करता है और धर्म को बुरी तरीके से नॉकआउट कर देता है। वो इस बार उसे जान से नहीं मारता, लेकिन फिर से रवि जीत गया था, यानी कि अब ओलंपिक्स के अंदर रवि आराम से जा सकता था। जिसके बाद में रवि यहाँ पे अपने दोस्त अरविंद से ही मिलने के लिए आया था, लेकिन उसके घर पे उसकी बीवी थी यानी कि भारती। इन दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो चुका था, यानी कि दोस्ती वगैरह। और अरविंद के नहीं होने पे भारती रवि को घर के अंदर बुलाती है, ये कहकर कि आज उसके पास आखिरी मौका है, अगर वो आज आ गया तो ये उसकी किस्मत है, क्योंकि दोनों
दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और इस बार रवि बहुत ज्यादा सोचने के बाद में आखिरकार अंदर चला ही जाता है। जिसके बाद अगली सुबह रवि देखता है कि उसके भाई देव का पैर पूरी तरीके से सड़ चुका है, काफी ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है, तो इसीलिए उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहा जाता है। यहाँ पे हम जियोना को देखते हैं जो कि अपने किसी काम के लिए रास्ते से जा ही रही थी, तभी कुछ बेकार से आदमी उसे धक्का दे गिरा देते हैं, थोड़ा सा असॉल्ट करते हैं, लेकिन सही टाइम पे यहाँ पे भारती आ जाती है जो कि उसे रिक्शा में बैठाती है और हॉस्पिटल जाने की सलाह देती है कि यहाँ के लोग थोड़े से ऐसे ही हैं, हम जब आए थे तब से हमको परेशान कर रहे हैं, तो आप आई हैं तो आपको भी परेशान कर रहे हैं क्योंकि ये किसी भी उभरती हुई लड़की को नहीं देख सकते जो खुद से टैलेंटेड हो, खुद से सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, तो ये उसके साथ में कुछ ना कुछ गलत करते ही हैं। हम यहाँ पे रवि को देखते हैं जिसे छोड़ने के लिए देव भी आया था और उसे कंटिन्यूअसली बस यही याद दिला रहा था कि तुझे अंदर गुड़िया के लिए जाना है, तुझे बस अंदर ये पता लगाने के लिए जाना है कि फोन बूथ से कॉल किसने किया था। कंटिन्यूअसली ये बातें सुनते 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 रवि परेशान हो गया था और एक बात के लिए देव के ऊपर भी चिल्ला देता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं अंदर खेलने के लिए नहीं जा रहा हूँ बल्कि अपनी बहन का बदला लेने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद में अब देव भी चुप हो जाता है, रवि अंदर चला जाता है, वहाँ पे उसे कोच वगैरह मिलते हैं और उसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि अंदर उसे किस तरीके से बिहेव करना है। यहाँ से जाने का मतलब हुआ उसके लिए वापस आने के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, ये रूम है, ये प्रैक्टिस है, काफी सारी चीजें बताई जाती है। आगे बढ़ते हुए रवि को फोन बूथ दिख गया था जहाँ पे फोन भी था लेकिन वो एक कॉमन एरिया में था। जिसके बाद अब उसे निहाल के कमरे के अंदर ही रखा जाता है जहाँ पे निहाल का रूममेट आदि भी था। ये आपस के अंदर बातचीत करते हैं और आदि जो है वो निहाल को याद करता है कि वो सच में बहुत ही अच्छा रूममेट था, बहुत ही बढ़िया आदमी था। अब यहाँ पे रवि से पूछने लगता है कि तुझे पता है क्या कि आखिर उसका किससे झगड़ा चलता रहता था, जहाँ पे आदि कहता है कि हाँ उसका झगड़ा तो वैसे किसी भी से भी नहीं था लेकिन जो उसका सेम वेट कैटेगरी है यानी कि शक्ति बॉक्सिंग अकेडमी से बिज्जू सिंह ने जो लड़के भेजे थे उससे उनकी कुछ खास बनती नहीं थी। कोर्ट के अंदर तो आपस में सब नॉर्मल तरीके से थे लेकिन बाहर अगर निकलते थे तो कुत्ते बिल्लियों के जैसे झगड़ते थे, तो हो सकता है शायद उसके ऊपर तुम शक कर सकते हो। जिसके बाद रवि जब अपने बॉक्सिंग कोर्ट के अंदर आता है तो हर जगह उसकी नजर अच्छी खासी तेज ही थी, वो हर किसी से अलग अलग तरीके की चीजें जानने की कोशिश कर रहा था ताकि वो निहाल से रिलेटेड सारी चीजें पता कर सके। लेकिन कोच आके उसे पूरी तरीके से फोकसली लड़ने के लिए कहते हैं कि तुम्हें केवल उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे बिज्जू सिंह के भी लड़के आ जाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी रवि से मुंह बहस भी हो जाती है। इसी के साथ में हम जियोना को देखते हैं जो कि खुद की इंजरी को ठीक कराने के लिए हॉस्पिटल गई थी और सेम टाइम पे यहाँ पे देव भी आया था खुद के पैर के इन्फेक्शन को ठीक कराने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे कुकी यादव के काफी सारे लोग पहुंच जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, बड़े बड़े से पहलवान थे और यहाँ पे देव की कुटाई शुरू हो जाती है। देव ऑलरेडी एक पैर से लंगड़ा था लेकिन कैसे तैसे करके इनसे लड़ ही रहा था। आखिर के अंदर देव को पकड़ के सीधा कुकी यादव के सामने ले आया जाता है और बॉम्ब बांध दिया जाता है। कुकी यादव का कहना था कि तूने ही मेरे भांजे सनी यादव को मारा है तो अब तुझे तो मरना ही पड़ेगा। यहाँ पे देव उसे बहुत अच्छी तरीके से ये समझा देता है कि उसने सनी को नहीं मारा, वो मारना चाहता था और अगर वो जिंदा मिल गया तो आज भी वो उसे जान से मार देगा। यानी कि कुकी को समझ में आ गया था कि देव ने सनी को नहीं मारा है बल्कि उसे जिसने भी मारा है उसके बारे में देव को नहीं पता। लेकिन कुकी कहता है कि उसे तो मैं कहीं से भी ढूंढ के निकाल लूंगा तो उसकी टेंशन मत ले। यहाँ पे बहुत ही गजब का कॉमेडी वाले सीन चल रहे थे, यानी कि पूरे कन्वर्सेशन बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही कॉमेडी था। लेकिन कुकी को अब देव को जिंदा रखने के अंदर कोई खास इंटरेस्ट था नहीं, इसलिए वो बॉम्ब को फोड़ने के लिए कहता है कि इधर हम चले जाएंगे तो भाई बॉम्ब को फोड़ दे। यहाँ पे देव अनशन बातें करता रहता है, चिल्लाता रहता है कि भाई मैं यहीं खड़ा हूँ, मुझे मार के जा, मेरे हाथ खोल तब लड़। लेकिन फिर भी बॉम्ब ऑलमोस्ट फटने ही वाला था कि तब यहाँ पे पुलिस पहुंच जाती है। कुकी यादव के साथ में बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है और कुकी यहाँ पे सही टाइम पे भाग जाता है। अब यहाँ पे अरविंद कैसे पहुंचा, असल के अंदर जॉयना ने देख लिया था कि देव को काफी सारे लोग मार पीट के अपने साथ में ले गए हैं, इसलिए उसने अरविंद को इन्फॉर्म कर दिया। अगर सही टाइम पे जॉयना ने इन्फॉर्म नहीं करा होता तो शायद आज देव पट चुका होता। खैर जिसके बाद में हम रवि को देखते हैं जो कि कोर्ट के अंदर ही बॉक्सिंग वगैरह कर रहा था। वहाँ पे एक लड़की थी ज्योतिका नाम की जो कि बाकी लड़कियों को बुरी तरीके से पीट चुकी थी और अब उसे अपने लिए कोई बढ़िया सा कंपेटिटर चाहिए था। यहाँ पे हम रवि को भी देखते हैं जो कि बिज्जू सिंह के लड़के से गजब वाला ऑलमोस्ट फाइट करने ही वाला था लेकिन ज्योतिका ने रोक लिया और ज्योतिका उसे फाइट के लिए चैलेंज भी करती है कि यार लड़कियों में यहाँ दम नहीं है, तुम मुझसे फाइट करियो। रवि भी उसे हाँ कर देता है। जिसके बाद हम देव और जियोना को देखते हैं जो कि एक साथ के अंदर बाहर जाते हैं, खाते पीते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ में थोड़े से फ्रेंडली हो चुके थे और काफी ज्यादा पीने भी लग जाते हैं। इसी के साथ में जॉयना यहाँ पे सही टाइम पे पूछ लेती है देव से कि आखिर वो लंगड़ा कैसे, उसके पैर में इतनी चोट कैसे लग गई। देव कहता है कि वैसे तो मैं तुझे नहीं बताता लेकिन तूने मेरी जान बताई है तो चल बता ही देता हूँ। असल के अंदर ये जो कोच सर है वो पागलों के जैसे चाहते हैं मेडल लाना। जब उनके पापा थे यानी कि देव के दादाजी वो भी ओलंपिक्स के अंदर थे, जो कोच सर है वो भी ओलंपिक्स के अंदर है और इनके जो बच्चे हैं यानी कि देव और रवि ये भी यही चाहते हैं कि ये बच्चे भी गोल्ड मेडल लाएं। इसीलिए बच्चों को बहुत ही गंदी ट्रेनिंग दी जाती थी। तो एक बार उन्होंने मारते मारते हद कर दी, देव को इतनी जोर से मारा कि उसका पूरा पैर घायल हो गया। छोटा बच्चा घर से भाग गया, 3 दिन तक इधर उधर भटकता रहा। अगर सही टाइम पे उसे इलाज मिल जाता तो शायद उसका पैर कभी कटता नहीं, क्योंकि 3 दिन बाद जब वो वापस लौटा तब तक उसका पूरा पैर सड़ चुका था, इसलिए उसके पैर को काटना पड़ा। कहीं ना कहीं जॉयना भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और देव को कंसोल करने लगती है। यही रीजन था कि देव आज तक अपने बाप को माफ नहीं कर पाया और कोच को कोच सर कहता रहा। जिसके बाद हम रवि को देखते हैं जो कि रात होने पे इधर उधर घूम रहा था, कुछ चीजें चेक कर
कर रहा था और बिज्जू सिंह के लड़के के कमरे के अंदर कुछ मिला के रख के भी आ जाता है और इसी के साथ में कोच सर को कॉल भी कर देता है कि काम हो गया है, यानी कि रवि ने कुछ तो करा है। जिसके बाद में हम देव और जोयना को देखते हैं जो कि अब घर आ चुके थे, पीते पीते बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, मस्तियां कर रहे थे, क्योंकि कुछ टाइम के लिए ये भी अपनी परेशानियां भूल गए थे और एक दूसरे के ऑलमोस्ट क्लोज आने वाले थे कि तभी जोयना रोती रोती खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मैंने तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात छुपाई है, मुझे उस चीज का बहुत ज्यादा दुख है, लेकिन मुझे तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। जिसके बाद जोयना कहती है कि मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, 6 महीने पहले ही मेरी जॉब छूट चुकी थी और मेरे पास 6 महीने से कोई जॉब नहीं है। ये जो मेरा कार्ड है ये भी 6 महीने पुराना एक्सपायर्ड कार्ड है। असल के अंदर वो निहाल को आज से नहीं बहुत सालों पहले से जानती थी और वो उसे एज अ बड़ी बहन के जैसे ट्रीट किया करती थी। निहाल से उसकी बात हमेशा होती रहती थी। जोयना को गुड़िया के बारे में भी पता था और ये भी पता था कि वो प्रेग्नेंट है। निहाल उससे मदद मांग रहा था कि वो दिल्ली आ जाएगा जोयना के पास में, लेकिन जोयना की खुद की जॉब गई हुई थी, उसके पास घर नहीं था, तो वो निहाल को कैसे बुला पाती। अगर उस वक्त वो निहाल को हाँ कर देती कि हाँ तो मेरे पास आज गुड़िया को लेकर, तो आज शायद इतना बड़ा कांड होता ही नहीं। ये बात सुन के देव को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन आखिर वो कर क्या पाता इन सब चीजों के अंदर। लेकिन जोयना तो और ज्यादा खुद को दोषी मान रही थी कि काश उस वक्त वो निहाल को अपने पास बुला लेती तो शायद आज ना गुड़िया मरती ना ही निहाल मरता। लेकिन फिर भी देव ने उसे कंसोल करा, उसे गले से लगा लिया, यानी कि इन दोनों के बीच की भी प्रॉब्लम सब पूरी तरीके से खत्म हो गई और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से प्यार करने लगे हैं। जिसके बाद में हम रवि को देखते हैं जो कि अपनी प्रैक्टिस के लिए आ ही गया था और तभी एकदम से रेड मारने वाले आ गए थे। यानी कि अगर आप ओलंपिक्स के अंदर है तो एथलीट्स को बार बार के अंदर नार्कोटिक्स के टेस्ट देने ही पड़ेंगे। अगर आपके ब्लड में, यूरिन में नार्कोटिक्स मिल जाता है, दैट मीन्स ये है कि आप ड्रग्स ले लेके अपनी फाइट कर रहे हैं और वो चीज बिल्कुल इलीगल है। अब यहाँ पे रवि को पूरी की पूरी चीजें जाननी थी, इसलिए वो बिज्जू सिंह के लड़के को कहता है कि मैंने तेरे पानी के अंदर देखिए केमिकल और ये ड्रग डाल दिया है। अब ये लोग आएंगे, चेक करेंगे और तेरे ब्लड सेल्स के अंदर, तेरे यूरिन के अंदर ये ड्रग मिलेगा, तो तुझे अभी के अभी ओलंपिक से बाहर कर देंगे। या तो अब तू मुझे सब कुछ सच बता दे कि आखिर जब निहाल की फाइट वाला दिन था तो तू कहाँ पर था, तूने उसे मारा या नहीं मारा। ये लड़का सब कुछ बताता है कि देख मैं सच कह रहा हूँ, मैंने निहाल को हाथ तक भी नहीं लगाया, बल्कि उस दिन तो मैं फाइट में भी नहीं था। इन दोनों की एक बहुत लंबी कन्वर्सेशन चलती है जिसे पता चलता है ये लड़का गे है और उस दिन जो कोच रोडोल्फ है उसके साथ में बाहर गया हुआ था कमरा लेके, तो निहाल सिंह की मौत से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। रवि को भी समझ में आ गया था कि भाई इसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब कि कोई और है कातिल। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि नार्कोटिक्स वाले आए हुए हैं, तो अगर इसका एंटीडोट इस लड़के ने नहीं खाया ड्रग्स वाला तो जरूर ये पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पे रवि कहता है कि भाई मैंने तेरे पानी के अंदर कुछ भी नहीं मिलाया, बस तुझे सच उगलवाने के लिए ये सब करा था। जिसके बाद हम देव को देखते हैं, उसके पास में सनी की रिंग थी और उस रिंग को देख के कहीं ना कहीं जोयना को समझ में आ जाता है कि ये तो एक डिजिटल रिंग है, इसका मतलब है कि इसके अंदर और भी कुछ ना कुछ चीजें मिल जाएगी, तो क्यों ना इसे अच्छी तरीके से पता लगाया जाए। वहाँ पे रवि भी इस फोन बूथ के ऊपर कंटिन्यूअसली नजर रख रहा था, लेकिन अभी तक इतने दिन हो गए थे किसी ने भी इस फोन बूथ को यूज नहीं करा था। रवि ने जो कल जितनी भी बातचीत हुई वो सारी बात देव को बताई और इसी के साथ में देव भी यहाँ पे कहता है कि मुझे एक डिजिटल रिंग मिली है, देखते हैं शायद उससे क्या हो सकता है। लेकिन कुछ ही देर के अंदर जब लास्ट कॉल डिटेल पता लगाई जाती है और इसी के साथ में रिंग के बारे में पता लगाया जाता है कि ये डिजिटल रिंग किसके नाम के ऊपर रजिस्टर है, तो सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये डिजिटल रिंग ज्योतिका के नाम पे रजिस्टर्ड थी। अब आखिर ज्योतिका इस पूरी कहानी के अंदर कैसे आ गई? रवि जाता है क्योंकि ज्योतिका ने उसे फाइट के लिए बुलाया था। अब उससे वो फाइट करता है और कुछ ही देर के अंदर उसे नीचे गिरा देता है। ज्योतिका को समझ में आ जाता है कि उसके बारे में कुछ तो पता चल गया है। अब यहाँ पे पता चलता है कि जो ये ज्योतिका है वो सनी की गर्लफ्रेंड थी। सनी ने उसे कहा था कि प्लीज बस मुझे बता दे कि निहाल बाहर कैसे गया और किस वक्त जाएगा। ज्योतिका ने बस यही करा था, कॉल करके सनी को बताया था कि वो किस वक्त बाहर निकला है, इससे ज्यादा उसने कुछ भी नहीं करा था। अगर उसे पता होता कि निहाल सिंह और गुड़िया को मारा जाने वाला है तो वो सनी को कभी भी नहीं बताती। और अगर यही बात है कि सनी को ही सारा दोष दिया जाए तो सनी को क्यों दिया जाए? उसके साथ में और भी तो लड़के थे, जाके डांडा के लड़के को पकड़ो ना, वो तो हमेशा से उसके साथ में रहा था जिसका नाम कपिल है। तो अब यहाँ पे रवि का दिमाग चलने लगता है कि जो सनी सबसे बड़ा सस्पेक्ट था वो तो मर गया, तो अब जो दूसरा लड़का है वो कपिल है और वो डांडा का लड़का है। यानी कि अगर ये उसे जाके पकड़ेंगे तो आराम से सारा का सारा सच बाहर आ जाएगा कि किसने किसको मारा था और किस वजह से मारा था। जिसके बाद हम यहाँ पे डांडा को ही देखते हैं जो कि अपने बड़े से इस सांड के पीछे पागल हुआ पड़ा था जिसका नाम सुल्तान था और उसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, हर वक्त प्यार किया करता था। यहाँ पे हम कपिल को देखते हैं जो कि बुरी तरीके से डरा हुआ था और इसी के साथ में डांडा से सिक्योरिटी भी मांगता है। तो यहाँ पे डांडा कहता है कि तू टेंशन मत ले, हम तेरी सिक्योरिटी बढ़ा देंगे, क्योंकि अब कपिल को पता चल गया था कि दोनों भाई कुत्ते के जैसे सबको ढूंढ रहे हैं, तो जरूर कपिल भी पकड़ा जाएगा और ऑब्वियस ही बातें मारा जाएगा। अब यहाँ पे रवि को बाहर निकलना था और इस कपिल नाम के लड़के को पकड़ना था, लेकिन उसका रूममेट मना करता है आदि कि देखो मत जाओ, अगर तुम बाहर चले गए और किसी को पता चल गया ना तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, तुम वापस भी नहीं आ पाओगे। लेकिन रवि को तो अभी कपिल को पकड़ना था, इसलिए वो इस जगह से रात में चोरी छुपे भाग जाता है कि अगर वो निकल भी जाए तो भी उसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका काम तो पूरा हो ही चुका था। देव और रवि ऑलमोस्ट कपिल के घर तक पहुंचने वाले थे और इससे पहले ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। ग्लोरी के एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि देव और रवि दोनों ही मिल के डांडा के घर पे पहुंच चुके थे चोरी छुपे। उन्होंने काफी सारे लोगों को जान से भी मार दिया, जितने भी लोग सिक्योरिटी के अंदर लगे थे वो बहुत ज्यादा थे, फिर भी ये उन सबको
मारते पीटते सीधा कपिल तक पहुंचने वाले थे, जिसकी फटी हुई थी, बहुत ज्यादा डरा हुआ था, इधर उधर छुप रहा था। देव और रवि पहले ही अपने साथ में काफी ज्यादा गन्स और छोटी मोटी चीजें लेकर आए थे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि वो एक बॉम्ब लेकर आए थे, जिसका उन्होंने ट्रिगर निकाल दिया था कि वो हाथ में फट सकता है अगर ये सारे लोग हटे नहीं और कपिल को अगर इन लोगों ने लेके नहीं जाने दिया। लेकिन गलती से वो जो बॉम्ब था वो सुल्तान खा जाता है, यानी कि ये जो बैल सांड जो भी है वो खा जाता है, और एक सेकंड के अंदर ही वो ब्लास्ट हो जाता है, उसके चिथड़े उड़ जाते हैं और हर जगह खून ही खून हो जाता है। यानी कि कपिल को पकड़ने के चक्कर में, भागदौड़ के चक्कर के अंदर बेचारा ये जो सुल्तान है ये फट जाता है और ढांडा की हालत खराब हो जाती है। वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि उसके बच्चे को किसने मार दिया। तो अब इन तीनों को अपनी जान बचा के तो भागनी थी और इसी के साथ में कपिल को भी पकड़ना था। तो कपिल को ये तीनों ही मिलके एक ऐसी फैक्ट्री में ले आया जहाँ पे उसे थर्ड डिग्री टॉर्चर किया जा रहा था। एक मशीन को बिल्कुल उसके सर और हाथ के नीचे लगाया गया था कि अगर वो सच सच नहीं बोलेगा तो ये जो मशीन धम धम करके नीचे आ रही है उसमें इसका हाथ भी कचरा हो जाएगा और सर तरबूज के जैसे फट जाएगा। तो बोलना शुरू कर। कपिल यहाँ पे बता देता है कि उसे कुछ भी नहीं पता, उसे तो बस पैसे मिले थे। सन्नी को सारी बात पता थी। इन लोगों के साथ एक आदमी और था जो कि इन्हीं के गैंग का था, और जो चौथा बंदा था उसने मास्क पहन रखा था और हम सबको भी मास्क पहनाया था। असल के अंदर निहाल को तो मारने का कोई प्रोग्राम ही नहीं था, बल्कि ये जो सारा काम था वो गुड़िया के पीछे रचा गया था। गुड़िया को मारने के पैसे मिले थे और उसको मार भी दिया गया था, लेकिन गलती से निहाल मर गया और गुड़िया बच गई। जिसके बाद में कपिल को कुछ भी नहीं पता कि वो कौन लोग थे, क्या थे, बस उसे पैसे मिले थे। लेकिन देव और रवि दोनों को यही लग रहा था कि कपिल को और भी ज्यादा चीजें पता है। तो देव तो यहाँ पे एकदम इमोशन लेस होके अपनी बहन का बदला लेने के चक्कर में कपिल को ऑलमोस्ट मारने वाला था, लेकिन रवि में कह सकते हैं कि इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो किसी की जान ले ले। और अब तक तो यहाँ पे पुलिस वाले भी आ चुके थे, तो तीनों अपनी जान बचा के फटाफट से भागते हैं। अब इन्हें पता था कि रवि जो है वो एथलीट भी है, ऊपर से वो इस वक्त ओलंपिक्स वाले NSI के अंदर ट्रेनिंग भी ले रहा है। गलती से वो पकड़ा गया तो उसका तो बहुत ज्यादा हाल खराब हो जाएगा। तो ये दोनों बाप बेटे मिलके रवि को भगा देते हैं, इसलिए कोच सर और देव पकड़े जाते हैं। तो यहाँ पे ढांडा आते ही सीधा फोगाट को यानी कि DSP को कहता है कि मेरे को अभी के अभी इन दोनों को मारना है क्योंकि इसने मेरे सुल्तान को मार दिया। तो यहाँ पे DSP कहता है कि शांत हो जाओ, एकदम से दो लोगों का एक साथ में एनकाउंटर नहीं किया जा सकता, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, सीन बन जाएगा, स्टोरी बन जाएगी, हम सब यहाँ पे फंस जाएंगे। तो इसलिए आप थोड़ा शांत रहिए, अभी सालों को मजा चखाते हैं, अभी के अभी इनका काम खत्म हो जाएगा जेल के अंदर ही। बहुत अच्छा खासा प्लान है मेरे दिमाग में, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे रवि भागता हुआ अपनी जान बचाता है और सीधा अपने दोस्त अरविंद के घर में चला जाता है। यहाँ पे हम भारती को देखते हैं जो कि अपने गांव से वापस आ गई थी, जो कि कुछ दिनों बाद आने वाली थी लेकिन थोड़ा जल्दी आ गई। जहाँ पे अरविंद उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे रवि भागकर आया था, इतना बड़ा कांड हो गया है और उसे नीचे बेसमेंट के अंदर रख रखा है। अब भारती और रवि का तो पहले से ही सीन चल रहा था, जिसके बारे में अरविंद यानी कि इस पुलिस इंस्पेक्टर को भारती के पति को कुछ भी नहीं पता है। वो बस रवि को एज अ फ्रेंड अपने पास में रख रहा था। यहाँ पे हम देव और कोच सर को देखते हैं, जिसे जैसे स्टेशन के अंदर थाने के अंदर डाला गया तो वहाँ पे कुकी के बाउंसर पहले से ही थे, यानी कि इतने बड़े बड़े से पहलवान जो कि 2 मिनट के अंदर देव और कोच सर को वहीं पे खत्म कर देते। लेकिन तभी वहाँ पे एक और कांस्टेबल आता है जो कि इन दोनों को उठा के एक दूसरे सेल में रख देता है, जिसकी चाबी भी उसके पास में थी। यानी कि इन दोनों को मारने की पूरी फील्डिंग सेट थी। फिर भी इस कांस्टेबल की बच्ची जो कि कोच सर के पास ट्रेनिंग लेती थी तो उसका एहसान उसने आज चुकाया, यानी कि इन दोनों की जान बच गई थी। जिसके बाद में हम रवि को देखते हैं। अब भारती यहाँ पे मौके के साथ में नीचे पहुंच गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है रवि उसके घर के अंदर ही है तो कौन उसे रोक पाएगा नीचे जाने से। रवि बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि वो कपिल को नहीं मार सका। देव बिल्कुल हार्टलेस हो चुका था, उसके पास कोई इमोशन नहीं है, लेकिन रवि को कहीं ना कहीं अब ये सब चीजें खत्म करनी। वो इस भाग दौड़ भागम भागी के बीच में फंस चुका है। कहीं ना कहीं भारती भी उसे कहती है कि बहुत ही अच्छा तुम डिसीजन ले रहे हो, जो भी होगा बिल्कुल ठीक होगा। अगर तुम्हारे साथ में गुड़िया होती, तुम्हारी बहन भी होती, तो वो भी यही चाहती है कि इन सब चीजों को छोड़ के, इन मैटर को छोड़ के तुम अपने गेम पे फोकस करो। क्योंकि रवि भी अब कहीं ना कहीं बॉक्सिंग के अंदर घुसना चाहता था, उसे बॉक्सिंग रिंग दिख रही थी और कहीं ना कहीं वो भी ओलंपिक्स के लिए खेलना चाहता था और इस सारे फचड़े से बस निकलना चाहता था। भारती उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है और कहती है कि तुम सब ठीक कर दोगे, और इन दोनों के बीच में वापस से सीन शुरू हो जाता है। जिसके बाद हम वापस से देव और कोच सर को देखते हैं। इन दोनों के बीच में बहुत गंदा वाला झगड़ा हो जाता है इस बात को लेके, क्योंकि कोच सर के चक्कर में ही आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। क्योंकि कोच सर पागलों के जैसे अपने बच्चों को और हर किसी स्टूडेंट को गोल्ड मेडल के लिए तैयार करा रहे थे। अगर आज से सालों पहले ये चीज क्रिएट ही नहीं होती तो शायद ये झगड़ा कभी नहीं होता। जो बिज्जू सिंह है यानी कि शक्ति बॉक्सिंग अकेडमी का बंदा बिज्जू सिंह, वो बहुत बढ़िया प्लेयर था। आज से कई सालों पहले वो खेलने के लिए आया था और शायद वो मेडल भी जीत जाता, लेकिन कोच सर और उसके बीच के झगड़े के चक्कर में बिज्जू सिंह भी आगे नहीं बढ़ पाया। जिसके बाद में बिज्जू सिंह ने कहा कोच सर को कि तुम अपना कोचिंग सेंटर बेच दो या फिर हम दोनों मिलके काम करते हैं। लेकिन कोच सर ने वो चीज भी नहीं अपनाई, जबकि उस वक्त बीवी बच्चे बहुत सारी चीज दाव पे लगे हुए थे। फिर भी कोच सर लड़े और अपना जो ये कोचिंग सेंटर था वो इन सबसे बिल्कुल अलग चलाने लगे। इसी चक्कर से बिज्जू सिंह से उसने दुश्मनी मोल ले ली। इसी चक्कर के अंदर देव बहुत ज्यादा परेशान था, अपने बाप से भी दुखी था और उस पूरे खेल यानी कि गुड़िया की डेथ का भी पूरा जिम्मेदार वो कोच सर को ही बताता है। जिसके बाद में हम यहाँ पे NSI के डायरेक्टर को देखते हैं जो कि बिकने के लिए एकदम तैयार था। यहाँ पे बिज्जू सिंह आता है, पैसे लेकर आता है और अपने बंदे को आगे बढ़ाने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पे ये बंदा कहता है कि भाई
कोच सर की तरफ से भी लड़का आया हुआ है। अब देखा जाएगा, जो भी आगे बढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंग गेम चलेगा। लेकिन गड़बड़ ये हो गई थी कि रवि यहाँ से भाग गया था, तो कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ बिज्जू सिंह का ही आगे बढ़ा था। रवि को डिस्क्वालीफाई कर दिया था क्योंकि उसे NSI का कैंप नहीं छोड़ के जाना था और उसने वही सबसे बड़ी गलती कर दी। अब जिस बेचारे कांस्टेबल ने देव और कोच सर की मदद करी थी, उसकी पूरी फैमिली वालों को कुकी यादव ने पकड़ के एक जगह बिठा दिया था और कहा कि मैं तेरे सारे घर वालों को मार दूंगा अगर तूने मेरे बाउंसर्स को छोड़ा नहीं, यानी कि मेरे पहलवानों को छोड़ा नहीं। का मतलब था कि देव और कोच सर की फील्डिंग एकदम सेट है, क्योंकि अब तो पहलवान भी बाहर निकल चुके थे। बेचारा कांस्टेबल क्या ही करता, खुद की फैमिली को बचाने के लिए उसने चाबी दे दी, यानी कि सब आपस में लड़ मर के यहीं पे खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम यहाँ डीएसपी फोगाट को देखते हैं, जिसे थोड़ा सा शक था कि शायद रवि भाग के अरविंद के घर पे आएगा, इसीलिए वो पूछताछ करने के लिए सीधा अरविंद के घर पे चला गया। बैठ के चाय वाय पीता है, टाइम पास करता है और पूरी तरीके से कोशिश करता है कि उसे रवि मिल जाए। काफी देर हो जाती है, रवि नहीं मिलता है, लेकिन वो हाथ धोने के लिए जैसे वॉशरूम की तरफ जाता है तो वहाँ उसे बेसमेंट का रास्ता दिख जाता है और इसी के साथ में नीचे रवि भी दिख जाता है, जो कि ना चाहते हुए भी पकड़ा गया। बेचारा अरविंद भी बहुत ज्यादा झूठा साबित हो गया, वो समझा ही नहीं पाया कि रवि उसका दोस्त है और उसने कुछ भी गलत नहीं करा है। जिसके बाद तो फोगाट को पूरी तरीके से मौका मिल चुका था रवि की 12 बजाने के लिए, इसलिए अब रवि के हाथ बांध के उसे गाड़ी में बिठाया नहीं जाता है, बल्कि उसे भगा भगा के लाया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि देव और कोच सर की भयंकर वाली फाइट हो जाती है कुकी यादव के लड़कों से, और इसी वक्त पे फोगाट के पास में एक कॉल आता है कि जितने भी लोग हैं इन सबको छोड़ दो, अभी के अभी सारी की सारी कंप्लेंट्स वापस ले ली गई है। तो फोगाट कहता है कि बात क्या हुई, मुझे सब कुछ बताओ तो सही। लेकिन फोगाट को बस यही न्यूज मिलती है कि ये जितने भी बाप बेटे हैं इन सबको छोड़ दो, यानी कि कोच सर, देव, रवि सब छूट चुके थे। इसी के साथ में जियोना भी यहाँ पे थी। अब आखिर इन सबको छोड़ा इसलिए गया था क्योंकि कोच सर ने अपना इंस्टीट्यूट बेच दिया था। इसी चक्कर के अंदर अब इन तीनों को जेल से बाहर निकाल दिया गया, यानी कि जो चीज कोच सर आज से कई सालों पहले कर सकते थे वो चीज उन्होंने आज करी अपने बेटों को बचाने के चक्कर में। इस बात से देव तो पहले गुस्सा हो रखा था कि जो चीज आप पहले कर सकते थे वो चीज आपने अभी नहीं करी, और रवि को भी बुरा लग रहा था कि आपने ये क्या करा कोच सर, आपने हमारे चक्कर के अंदर, गुड़िया को बचाने के चक्कर के अंदर अपना क्लब बेच दिया, अपना पूरा इतना बड़ा एकेडमी बेच दिया, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो आपस में इन बाप बेटों की बहुत बहुत गंदी वाली झगड़ा हो जाता है और इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। ग्लोरी के एपिसोड नंबर 6 की स्टार्टिंग बहुत ज्यादा हॉरिबल दिखाई जाती है, जहाँ पे हम कोच सर को देखते हैं जो कि किसी इंसान के टुकड़े टुकड़े करके अलग कर रहे थे, पसीने में आ रहे थे, फिर भी उसे बोरे में डालते जा रहे थे और उसे इकट्ठा करके कहीं नदी में फेंक आते हैं। अब आखिर कोच सर एकदम से किसी इंसान के टुकड़े क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए हुआ है जिसके बारे में हमें एपिसोड के लास्ट में पता चलेगा, जहाँ पे हम रवि को देखते हैं जो कि अब खुद का सामान वामान पैक कर रहा था, क्योंकि अब जो है इनका कोच सर का बॉक्सिंग अकेडमी पूरी तरीके से बंद हो गई थी और इसी के साथ में रवि को निकाल भी दिया गया था NSI से, क्योंकि उसने रूल्स तोड़े थे। तो फिर भी कोच सर अपने साथ में रवि को बिठा के ले जाते हैं कि एक बार ये लोग कोच सर से जाके जो NSI के सबसे सुप्रिटेंडेंट है उनसे हाथाजोड़ी करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो हो सकता है शायद वो रवि को मौका दे दे, एक चांस दे दे, जिसके चक्कर के अंदर रवि का पूरा फ्यूचर बन सकता है, उसे ओलंपिक्स में मौका मिल सकता है, वो NSI के थ्रू खेल सकता है। तो ये जाते हैं और जो सबसे बड़े वाले डायरेक्टर है, कोच डायरेक्टर है, उनके पास जाते हैं, लेकिन वो एकदम साफ मना कर देते हैं कि रवि अगर किसी भी तरीके के पंक्चुअलिटी में नहीं आ सकता है, रूल्स को अगर फॉलो नहीं करता है, तो वो NSI में खड़े रहने के लायक नहीं है, उसे हम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, अभी के अभी चले जाओ। रवि बहुत सारे इमोशनल डायलॉग मारता है, इसी के साथ में कोच सर जिससे इंस्पायर्ड है उसके बारे में बताता है। काफी सारे लोगों को दूसरा मौका मिलता है जो एलिजिबल है, क्योंकि रवि भी काफी ज्यादा एलिजिबल था, उसे अब ये कोई भी केस वे से कुछ लेना देना नहीं था। अब उसकी बहन के साथ हो गया जो हो गया, लेकिन वो आगे बढ़ के देश के लिए खेलना चाहता था, लेकिन फिर भी कोच सर रवि को भेज देते हैं। रवि कह के जाता है कि आप प्लीज एक बार मेरे बारे में जरूर सोचिएगा। जिसके बाद में हम यहाँ देव को देखते हैं जो कि अभी भी जॉइना के साथ में मिलके गुड़िया के कातिलों के बारे में पता लगा रहा था। अब यहाँ पे कपिल ने मरने से पहले 2-3 चीजें बोली थी, एक तो डिनो नाम का लड़का और इसी के साथ में हिसार। अब यहाँ पे देव को इन्हीं के बीच में सिंक बिठाना था, तो आखिर ये क्या चीज ढूंढ सकते थे, ये लोग क्या चीज मिस कर रहे हैं, शायद इन्हें वापस से वहीं से शुरू करना चाहिए जहाँ से कोई ना कोई कड़ी रह गई थी। इसी के साथ में हम यहाँ पे रवि को देखते हैं जिसे अब खुद की ट्रेनिंग वापस से स्टार्ट करनी थी, इसीलिए ये अब अपने पुराने घर पे चले जाते हैं जहाँ से बॉक्सिंग अकेडमी शुरू हुई थी, बिल्कुल छोटे से लेवल पे, यानी कि कोच सर का अपना सबसे पुराना घर। वहाँ पे जाते हैं, छोटे मोटे सामान पड़े थे, इक्विपमेंट्स पड़े थे। रवि को कोच सर फिर से ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं, रात दिन ये अपने काम के अंदर लग जाते हैं। इसी के साथ में हम अरविंद को देखते हैं जिसे अब सस्पेंड कर दिया गया था। वो अपने दोस्त के साथ बैठ के दारू वारू पी रहा था, काफी ज्यादा परेशान था कि भाई इसने तो अपने दोस्त की मदद ही करनी चाहिए, लेकिन फिर भी बेचारा फंस गया और अब वो अपने घर भी नहीं जाना चाहता था। इसलिए वो भारती को कॉल करके कह देता है कि वो थोड़ा सा लेट आएगा, इसलिए वो ज्यादा इंतजार ना करे। यहाँ पे हम भारती को देखते हैं जिसे थोड़ा सा मौका मिल गया था, इसलिए वो रवि के पास चली जाती है अपना थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि वो रवि को सच में पसंद कर दी थी। यहाँ पे वो रवि को एक अपना डार्क सीक्रेट बता देती है कि कैसे वो बार बार के अंदर अपने घर झारखंड जाया करती है, वहाँ से वो बिलोंग करती है, क्योंकि उसके घर वालों ने उसे 50,000 रुपए के अंदर भेज दिया था। तो अब जाके भारती को लगता है कि क्यों ना वो एक इंडिपेंडेंट वुमन बन जाए। इसी चक्कर के अंदर उसने भी अब वही काम शुरू कर दिया। जब रवि को पता चलता है कि भारती ऐसी लड़की निकली है जो
जो कि खुद लड़कियों को बेच रही है, खरीद रही है, तो आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है। जहाँ पे भारती कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम्हें पता भी है कि मैंने कमा के खुद के लिए क्या करा है, तुम्हारे दोस्त ने मुझे आज तक एक पायल नहीं दिलाई है, एक नाक का कांटा तक नहीं दिलाया, मुझे हाथ के लिए अंदर पैसे रखने के लिए नहीं दिया है, आज मैं खुद कमा रही हूँ तो मेरे पास में सब कुछ है, ए से लेके जेड तक अपनी हर तरीके की जरूरत पूरी कर रही हूँ। और जिन लड़कियों की तुम बात कर रहे हो ना, उनके घर वाले उन्हें 50,000 के 10,000 रुपए में भी बेच दे, उनको लड़कियां रखने की तमीज भी नहीं है और न ही वो लड़कियां रखना अफोर्ड कर सकते हैं, अपनी बेटियों को वो बेचते हैं। इससे अच्छा तो मैं उन्हें अच्छा घर दिला रही हूँ जिससे वो ढंग के घर में तो रह सकती है। तो ये सोचो कि मैं तो लड़कियों का भला कर रही हूँ। अब ये बात कहीं ना कहीं रवि की भी समझ में आ गई थी कि भारती इतना भी बुरा नहीं कर रही है, जो लड़कियां वैसे भी बिक जाती तो इससे अच्छा तो उन्हें शादी करा के किसी ढंग के घर में भेज देना चाहिए, वो ज्यादा ठीक बात है। हम यहाँ पे अरविंद को देखते हैं जो कि अपने ही दोस्त के साथ में काफी ज्यादा पी के वहीं गाड़ी के अंदर सो गया था। रवि भी अब अपनी ट्रेनिंग शुरू कर चुका था और रवि के जाते ही देव इसी घर के अंदर पहुंच गया था, यानी कि अपने पुराने घर में सीधा गुड़िया के कमरे के अंदर जाता है, काफी सारे सामानों को ढूंढने लगता है। यहाँ पे कोच सर भी आते हैं तो देव उनके ऊपर चिल्लाता और उन्हें यहाँ से भगा देता है, तो कोच सर यहाँ से चले जाते हैं भड़क के। फिर यहाँ पे देव और जॉयना दोनों मिलके एक से एक छोटी से छोटी चीज गुड़िया की चेक करने लगते हैं। वहाँ पे उन्हें एक ड्राइंग बुक मिलती है जिसके ऊपर निशी नाम लिखा हुआ था, इसी के साथ में एक दो बुक्स और मिलती है और जैसे ही वो खोलता है तो यहाँ पे देव का दिमाग काम करना शुरू कर देता है। उसके अंदर एक फोर्ट बना हुआ था, हरियाणा के अंदर किसी फोर्ट को हिस्सर कहा जाता है, हिस्सर या फिर हिसार आप कुछ भी कह लीजिए, जो भी आप अपने लैंग्वेज में कहते हैं। ओवरऑल देव को लोकेशन समझ में आ गई थी कि कपिल ने मरने से पहले क्या लोकेशन बताई थी, यानी कि इन्हें इस हरियाणा के एक ही फोर्ट के अंदर जाना, जो कि शहर का एक ही फोर्ट है और उसे उसी नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अरविंद अब थोड़ा सा परेशान होकर अपने घर की तरफ लौटता है और उसी वक्त उसे देव का कॉल आ जाता है कि भाई बहुत बड़ी चीज के बारे में पता चला है, तू बस जल्दी से आ जा, हमें बहुत बड़ा क्लू मिल गया है। तो अरविंद घर में घुसने से पहले ही वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जो उसका कांस्टेबल दोस्त था उसने अरविंद को घर में घुसते हुए देख जरूर लिया था। अब अरविंद जैसे देव के पास पहुंचता है तो देव उसे सारी गुत्थी बताता है कि भाई ऐसे ऐसे करके वो फोर्ट है, उस पर जरूर हमें कुछ ना कोई चीज पता चल जाएगी। लेकिन इन लोगों के पास गाड़ी नहीं थी तो ये सब मिलके रवि की गाड़ी उठा के यहाँ से निकल जाते हैं। एक बहुत ही लंबा रास्ता था उस फोर्ट तक जाने के लिए, आखिरकार ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे अरविंद को रवि की गाड़ी के अंदर एक पायल मिलती है जो कि उसकी बीवी की पायल थी, यानी कि भारती की पायल। तो वो गाड़ी रुकते ही देव के ऊपर चढ़ जाता है और पूछता है कि बता ये पायल कहाँ से आई और तुझे कैसे पता है इस पायल के बारे में। देव कहता है कि तेरा दिमाग खराब है क्या, ना तो ये गाड़ी मेरी है और ना मैंने इस पायल को कभी देखा है, ये गाड़ी रवि की है तो उससे जाके पूछना। अरविंद का तब तक माइंड एकदम खराब हो चुका था, वो अपने सेंसेस से निकल चुका था, बात हाथ से निकल गई थी, इसलिए वो देव की मदद नहीं करता है और वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे देव और जॉयना को तो लगा कि भाई छोड़ो अभी अरविंद के मैटर को, अभी गुड़िया के कातिल तक हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, इसलिए दोनों अपने अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। अब यहाँ पे देव और जॉयना एक लंबा सा सफर करके पानी के बीच में से उस फोर्ट तक पहुंचते हैं। पता चलता है कि वो फोर्ट एक रेड लाइट एरिया है जहाँ पे काफी सारी प्रोस्टिट्यूट वगैरह बैठा करती है। अब देव को अंदर जाके चीजें पता लगानी थी, जॉयना को बाहर ही खड़ा करता है, पैसे देता है और उसके बाद में एक लड़की के पास जाता है। लड़की गूंगी थी, कुछ बोल नहीं सकती थी। देव उसे क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करता है लेकिन ऑब्वियसली बात है वो बोल ही नहीं सकती तो फिर बताएगी भी क्या। लेकिन देव यहाँ पे पैसे डालना शुरू करता है और दीनू के बारे में पूछना शुरू करता है, उसका हुलिया बताता है कितने दिन से वो यहाँ रुका हुआ है। तो ये लड़की पैसे के चक्कर में सब कुछ बता देती है। अब जब देव को पता चल चुका था कि सामने वाले कमरे के अंदर दीनू रुका हुआ है, इसलिए वो इधर उधर चढ़ चढ़ के सारे कमरों को पार करता हुआ सीधा दीनू के कमरे के अंदर पहुंच जाता है और सीधा उसके ऊपर ही बैठ जाता है। वहाँ पे एक और लड़की थी और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि निशी नाम की लड़की थी, जिसकी ड्राइंग बुक हमने गुड़िया के पास में देखी थी। अब यहाँ पे ये निशी भी बेचारी बुरी तरीके से डर गई थी, वो चिल्लाने वाली थी लेकिन देव ने उसे मना कर दिया कि चिल्ला मत। तो निशी चुप हो जाती है। अब देव यहाँ पे इस दीनू से कुछ पूछ पाता लेकिन उससे पहले ही ये उल्टियां कर करके खून की उल्टियां करके मर जाता है। देव को अच्छी तरीके से पता था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं करा है कि जिससे डीनू मर जाए, इसका मतलब है कि इसे कुछ दिया गया है जिससे कि मारा जाए। तो वो निशी से पूछता है कि बता सच बता तुझे किसने क्या दिया है इसे मारने के लिए। जहाँ पे अब निशी हुलिया बता देती है कि किस इंसान ने डीनू को मारने के लिए कुछ खाने में मिलाने वाली चीज दी थी। अब यहाँ पे और भी बाकी सारे लोग आने वाले थे क्योंकि काफी ज्यादा आवाजें हो चुकी थी। तो देव अपना काम खत्म करके यहाँ से बस निकल चुका था, भागता है फटाफट भागता है ताकि उसे कोई ज्यादा लोग देख ना ले, पकड़ ना ले। और अब तक बाहर खड़ी हुई जॉयना भी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और थोड़ा सा अंदर भी आ ही चुकी थी, लेकिन एक दो को मार पीट के देव यहाँ से निकल जाता है जॉयना को लेके। जिसके बाद हम अरविंद को देखते हैं जो कि वापस से उतना ही लंबा सफर करके हाथ में पायल लेके अपने घर पे लौटता है, जहाँ पे उसे अच्छी तरीके से पता था कि उसकी वाइफ भारती ने उसे बिट्रे किया है, धोखा दिया है और वो भी उसके बेस्ट फ्रेंड रवि के साथ में। बीच रास्ते में एक बारात मिलती है जहाँ पे वो बहुत ज्यादा पिया हुआ था, दिमाग खराब था, घर पे लौटता है और सीधा भारती को ऐसे पकड़ता है मानो कि उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसके बाद में सीधा पायल पूछता है कि ये पायल मुझे मिली थी। तो भारती ऐसा बिहेव करती है कि जैसे कि हाँ वो खुद ही रख के कहीं पे भूल गई थी, जबकि भारती को भी समझ में आ गया था कि अरविंद को पता चल गया है कि पायल उसे कहाँ मिली है। जहाँ पे भारती ने अपना रोना धोना शुरू करा, एकदम इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू करा कि वो तो अरविंद को बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन बस वो रवि से थोड़ा बहुत अटैचमेंट हो गया था इसलिए उससे गलती हो गई, बाकी वो प्यार तो अरविंद से ही करती है चाहे कुछ भी हो जाए। और अब हम यहाँ पे अरविंद का जो एग्रेसिव रूप, जो ईवल रूप देख पाते हैं वो बहुत ही खतरनाक था। उसने भारती की कोई बात नहीं सुनी और उसे जान से मारने की कोशिश करी, ऑलमोस्ट उसका गला घोट
ही दिया था और उसके बाद अब उसे रवि को भी मारना था, अपनी दोस्त को जान से मारना था। इसलिए वो रवि को रात में कॉल करता है और मासूम बन के कहता है कि भारती को पता नहीं क्या हो गया, तू बस जल्दी से आ और मेरी मदद कर। अब यहाँ पे रवि ऑब्वियस बात है उसकी गर्लफ्रेंड ही थी भारती, तो उसका नाम सुन के फटाफट से भागता है जाने के लिए। इतनी देर के अंदर भारती उठ जाती है और यहाँ पे अरविंद को किसी चीज से बहुत बुरी तरीके से मारती है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है, गन चल जाती है और अरविंद यहाँ पे मारा जाता है। जब तक यहाँ पे रवि पहुंचता है तब तक तो यहाँ पे बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। भारती एकदम लहूलुहान थी और अंदर ले जाके दिखाती है कि उसने अरविंद को मार दिया, जबकि वो सब अनइंटेंशनली था। वो उसे जान से मारना चाहता था और उसे इन दोनों के बीच में सब कुछ पता चल गया था। अब यहाँ पे रवि भी डर जाता है कि वो इतनी मुश्किल से तो NSI के अंदर घुसने वाला है, उसकी प्रैक्टिस कर रहा है। वो वापस से एक नए खून, एक नए मर्डर के चक्कर में नहीं फंसना चाहता। इसलिए उसने हैंड टू हैंड खुद की बात यानी कि कोच सर को कॉल कर दिया, क्योंकि कोच सर शायद इस मैटर को सॉल्व कर सकते थे। ये सब आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि तभी रवि को कॉल आ जाता है NSI से, यानी कि वहाँ के डायरेक्टर रवि को वापस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। कोच सर को जैसी बात पता चलती है कि रवि को एक और मौका मिल गया है चैंपियनशिप जीतने का, तो वो रवि को कहता है कि अभी के अभी यहाँ से निकल, तुझे इनमें से कुछ भी चीज नहीं देखनी है, मैं सब कुछ सुलटा लूंगा। रवि उन लोगों को सुबह 6 बजे का हाँ कह के वहाँ से निकल जाता है। अब रही बात कोच सर की, तो कोच सर अरविंद को उसी के घर के अंदर ले जाता है, वहाँ पे उसके टुकड़े टुकड़े करता है और ये सारी चीजें भारती देख रही थी, उसकी मदद भी कर रही थी। जिसके बाद हम रवि को देखते हैं अगली सुबह 6 बजे की एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे रवि वहाँ पे एंट्री कर लेता है, यानी कि NSI के अंदर अब उसको बॉक्सिंग करनी है, इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं सोचना है। जिसके बाद में अब भारती ने प्लान बना ही लिया था कि उसे पुलिस स्टेशन जाके झूठी रिपोर्ट लिखानी है, क्योंकि उसका एक कांस्टेबल दोस्त था, उसने लास्ट टाइम अरविंद को देव के साथ में देखा था और फोगाट तो हमेशा से देव को पकड़ना ही चाहता था। तो अब ओवरऑल शक सारा का सारा देव पे चला जाता है कि अरविंद जो है वो गायब हुआ है, वो भी देव के कारण। जिसके बाद हम सीधा अरविंद का घर देखते हैं। यहाँ पे हम देव को देखते हैं जो कि पूरे घर के अंदर तलाशी ले रहा था। देव असल के अंदर यहाँ पे कुछ ढूंढना चाहता था, वो किचन के अंदर जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे अरविंद की माँ आ जाती है हाथ में बंदूक और चाकू लेके और देव को कहती है कि अगर तुझे पैसा चाहिए ना, सबसे नीचे वाले ड्रॉर के अंदर रखा है, पैसा ले और निकल यहाँ से। क्योंकि अरविंद की माँ देव को बहुत पहले से जानती थी, क्योंकि ये सब आपस के अंदर बचपन से दोस्त थे। लेकिन देव को पैसे वैसे नहीं चाहिए थे, बल्कि उसे कोई चीज ढूंढनी थी, एक ड्रग ढूंढना था जो कि उसे घर के अंदर ही मिल जाता है। और सबसे बड़ा कहानी का ट्विस्ट, जो मेन कैरेक्टर था भारती, वो पीछे आ जाती है, क्योंकि निशी ने उसे एक हुलिया बताया था कि एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की है, बाहर की है, यहाँ की नहीं है, उसके शोल्डर पे एक टैटू बना हुआ है, पतली दुबली सी लड़की है और उसी ने मुझे दीनू को मारने के लिए पैसे दिए थे। यानी कि कहानी अब एकदम फ्लैशबैक में चली जाती है। गुड़िया को मारते टाइम जो चौथे नंबर का इंसान था जिसने मास्क पहन रखा था, पैसे दिए थे, वो और कोई नहीं बल्कि भारती थी। तो अब भारती का गुड़िया से क्या लेना देना है गाइज, यही सबसे बड़ी वाली मिस्ट्री है जो कि हमें इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में पता चलेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से इस सीरीज के आखिरी एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइज अभी जो सीरीज चल रही है उसका नाम है ग्लोरी, जिसके टोटल 7 एपिसोड्स है। नेटफ्लिक्स की पेशकश है, अमेजिंग सीरीज है। अगर आप लोग इसे देखेंगे तो मजा ही आएगा, क्योंकि काफी सारा सस्पेंस है जो कि लास्ट तक बिल्ड रहता है। कुछ पता ही नहीं चलता है कि आखिर किसने किसको क्यों मारा है, मोटिव क्या है। सारी कास्ट बढ़िया है, स्टोरी लाइन थोड़ी सी यूनिक है, मतलब थोड़ी बहुत अच्छी है, बट हाँ ये मस्ट वॉच तो है ही। मतलब अगर आप इसे देखेंगे तो आपका टाइम पास तो बढ़िया होगा, बिंज वॉच भी कर सकते हैं क्योंकि कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो हमने इसके 6 एपिसोड पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिए हैं। जिन लोगों ने स्टार्टिंग से देखी है तो उन्हें थोड़े कहानी के बारे में अच्छी तरीके से पता चल गया होगा, और जो लोग सिर्फ 7th एपिसोड देखने आए तो गाइस काफी ज्यादा आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कौन किसका क्या लगता है और किसने किसको क्यों मारा, तो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। खैर हम लास्ट एपिसोड की बात करें जहां पर हमें जो मेन सस्पेक्ट था कि किसने आखिर गुड़िया को और निहाल सिंह को मारा था, वो पता चल गया था। वो भारती थी बिहारन, जो कि बाहर से आई थी, अरविंद की सेकंड वाइफ थी और उसका गुड़िया से कोई लेना देना नहीं था। फिर भी उसने क्यों मारा गुड़िया को, ये सब हमें इस लास्ट एपिसोड के अंदर पता चलने वाला है। कहानी एकदम फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पे गुड़िया और निहाल सिंह खुद की एक नई लाइफ बनाना चाहते थे। गुड़िया प्रेग्नेंट थी, निहाल सिंह उस बच्चे को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता था, जबकि गुड़िया उसे चाहती थी कि वो उसे अबॉर्ट कर दे। लेकिन फिर भी निहाल सिंह कहता है कि नहीं, हम इसे जिंदगी देंगे, हमारा बच्चा है, हम बाहर जाएंगे। यानी कि गुड़िया और निहाल सिंह बहुत खुश थे। उसी दिन वो जा रही थी और तब उसे एक लड़की भागती हुई मिलती है जो कि बच रही थी, अपनी खुद की जान बचा रही थी, और उसी लड़की का नाम निशी था, जो कि अभी लास्ट एपिसोड में भी हमारी बात हुई थी। तो गुड़िया उसकी जान बचा लेती है उन गुंडों से और उसके बाद में उसे अपने ही घर के अंदर ले आती है। अगले दिन उसके बाप आएगा, यानी कि कोच सर आएगा, तो उससे वो पुलिस स्टेशन में जाके इस बच्ची की जान आराम से बचवा सकती थी। तो रात को वो उसे यहीं रुकने के लिए कहती है और कहती है कि ये घर एकदम सुरक्षित है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत ले। वो बोल भी नहीं पा रही थी, बच्ची इतनी ज्यादा डरी हुई थी, बस खुद का नाम निशी बताती है। रात में रुकने के टाइम पे वो क्या करेगी, अगली सुबह तक क्या करेगी। तो बच्ची को पेंटिंग बहुत ज्यादा पसंद थी, इसलिए गुड़िया अपनी ही नोटबुक निकाल के उसे दे देती है और उस पे निशी का नाम भी लिख देती है ताकि वो आराम से बढ़िया पेंट कर सके। जिसके बाद कहानी एकदम प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पे भारती बंदूक लेके देव के सर पे खड़ी थी कि उसने गुड़िया को भी मारा है और अब वो देव को भी मारेगी। जो भी उसके काम धंधे के बीच में आएगा वो सब मारा जाएगा। जिसके बाद हम सीधा NSI का सीन देखते हैं। वहाँ पे हर कोई अपनी प्रैक्टिस में लगा हुआ था क्योंकि फाइनल मैच आने वाला था और
और सबको अपने बॉक्सिंग रिंग के अंदर बेस्ट परफॉर्म करना था। हमें एक बात और पता चलती है कि लास्ट फाइनल के अंदर रवि से फाइट करने के लिए धर्म को चूज करा गया था, लेकिन राका नाम का एक लड़का जो कि कोच सर के यहाँ पे कोचिंग लिया करता था, उसने धर्म को मरवा दिया ताकि वो फाइनलिस्ट के अंदर आगे बढ़ सके। तो अब राका अपनी आखिरी प्रैक्टिस में लगा हुआ था, यानी कि हर कोई एक दूसरे को मार के उसके ऊपर चढ़ के ही आगे बढ़ना चाहता था। कोई किसी को सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, टैलेंट से कोई लेना देना नहीं था। कोच सर की अब एक आखिरी उम्मीद अपने बेटे रवि से थी, तो उसे वो बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेट करते हैं कि बेटा तू जीत सकता है, इंडिया के लिए मेडल ला सकता है। रवि भी एकदम पूरी तरीके से प्रिपेयर था कि वो ओलंपिक्स के अंदर लड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसा भी हो जाए, बढ़िया से बढ़िया परफॉर्म करेगा। यहाँ पे हम देव को देखते हैं जो कि बंदी बन चुका था। भारती ने उसे पकड़ के पटक दिया था और उसके बाद में अब इन दोनों की बातचीत शुरू होती है। देव का बस इतना सही पूछना था कि तूने मेरी बहन को क्यों मारा, जहाँ पे भारती बताती है कि तेरी बहन मेरे काम के बीच में आ रही थी, मैंने उसे इतनी बार मना किया था कि मेरे काम के बीच में मत आ, मेरे काम के बीच में मत आ। तो देव को समझ में नहीं आता कि आखिर किस काम के बीच में वो आ गई कि उसके चक्कर में बेचारी मारी गई। यहाँ पे देव बीच बीच के अंदर भारती को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता, और अगर वो ज्यादा जोर जबरदस्ती करेगा तो भारती ने एक और की फील्डिंग सेट कर रखी थी जो कि जॉयना थी। तो अब देव वैसे भी कुछ नहीं करता, शांति से बैठ जाता है क्योंकि जॉयना को भी एक जगह पकड़ के बिठा दिया गया था। अब यहाँ पे भारती ने खुद को और सेफ जोन में लाने के लिए देव से एक बहुत ही बड़ा काम करवाया। यहाँ पे एक तरफ तो रवि अपने ओलंपिक्स में जाने की तैयारी कर चुका था और सबको नॉकआउट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। वहीं पे हम देव को देखते हैं जो कि कन्फेशन करने के लिए आया था कि अरविंद को उसने मारा है, जबकि देव ने अरविंद को हाथ भी नहीं लगाया था। असल के अंदर देव को ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसे जॉयना को बचाना था, तो इसलिए डीएसपी के सामने जाके उसने सरेंडर कर दिया। अब यहाँ पे डीएसपी तो मौका देख रहा था कि जाके सीधा इसका एनकाउंटर कर दे, या फिर ढांडा को दे दे, या फिर कुकी यादव को दे दे, क्योंकि सारे के सारे ही देव के पीछे पड़े हुए थे। अब यहाँ पे भारती रोते हुए आती है खुद का नाटक करने के लिए कि उसके पति का कातिल मिल चुका है, यानी कि देव, और उसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पे भारती एक्टिंग ऐसे करती है कि हर कोई उसके प्यार के अंदर फंस जाएगा। डीएसपी फोगाट भी यहाँ पे खुद को लाइन में लगाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं बिल्कुल तुम्हारे पति का बदला दिलवाऊंगा तुम्हें, और इस आदमी को मैं जान से मरवाऊंगा। भारती फिर आराम से चौड़े के अंदर बैठती है और ये भी कहती है कि मुझे 2 मिनट के लिए बस देव से बात करने दीजिए। जिसके बाद में अब देव के पास में जाती है और उससे बातचीत करती है, क्योंकि देव बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर था कि भाई भारती इतनी गलत कैसे हो सकती है और उसका कुछ गुड़िया से लेना देना भी नहीं है, फिर भी आखिर उसने ऐसा क्यों करा। तब यहाँ पे भारती एक और बहुत बड़ा नाम रिवील करती है कि तुझे सारी चीजें मुझसे जानने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ कोई और भी था जिसने मेरी पूरी मदद करी है और जिसके पास तो मोटिव भी था तेरी बहन को मरवाने का, तुझे पता है वो कौन है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा नाम रिवील होता है। जिसके बाद हम वापस से रवि को देखते हैं जो कि अपने बॉक्सिंग के अंदर बढ़िया परफॉर्म कर रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था। अब हम यहाँ पे डीएसपी फोगाट को देखते हैं जो कि देव को ले आया था एनकाउंटर कराने के लिए, लेकिन वो यहाँ पे उसका एनकाउंटर करता नहीं है बल्कि कुकी यादव को सौंप देता है। अब यहाँ पे कुकी यादव को ये पता चल गया था कि जो उसका भांजा सनी यादव है उसे किसने मारा था, ये बात देव को पता थी। अब असल के अंदर हुकुम जो है वो देव का भाई था, तो उसने खुद के भाई को नहीं मरवाना चाहा और कुकी यादव को नाम नहीं बताया। ये बात कुकी यादव को चुप गई और अब वो देव को पकड़ लेता है कि देखिए तो तूने बहुत बड़ी गड़बड़ करी, और इसी के साथ में हुकुम यानी कि देव के छोटे भाई को भी सामने खड़ा कर देता है और बहुत बुरी तरीके से जान से मार देता है, और अगला नंबर देव का ही था। लेकिन देव यहाँ पे आसानी से किसके हाथ लगने वाला था। कुकी यादव के साथ में भी उसकी शानदार वाली फाइट होती है, उसके हाथ में गन भी लग जाती है। कुकी यादव के साथ में वो बैक टू बैक लड़ता है, झगड़ता है और आखिर के अंदर टूटा फूटा और इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड होने के बावजूद भी वहाँ से आराम से भाग जाता है। पैरेलल टाइम पे हम रवि को देखते हैं जिसकी फाइट कंटिन्यूअसली चल रही थी। अभी तक उसने काफी सारे लोगों को हरा दिया। इसी के साथ में बिज्जू सिंह का जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट था यानी कि शमशेरा, रवि ने उसको भी हरा दिया था और वहाँ से भी आगे बढ़ चुका था। तो अब उसे जो लास्ट लड़ना था वो सिर्फ राका से लड़ना था। जिस वक्त ब्रेक का टाइम था उसी वक्त रवि जब शावर ले रहा था तो उसके अंदर किसी ने इंजेक्शन घुसा दिया, जिस चक्कर के अंदर रवि बहुत ज्यादा घायल हो गया क्योंकि उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था। अब यहाँ पे हम देव को देखते हैं जो कि कुकी यादव से बच के सीधा भाग निकल गया और सीधा फोर्ट के अंदर यानी कि हिसार के अंदर जाता है और जो रेड लाइट वाली वो जो लेडी थी उसे पकड़ लेता है क्योंकि उसे भी काफी सारी चीजें पता थी, और इसी के साथ में जॉयना को रेस्क्यू करता है और वहाँ से बाहर निकाल लेता है। यहाँ पे हम कोच सर को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर थे कि जब उसका बेटा रवि एकदम लास्ट फाइनल मौके पे खड़ा था कि वो ऑलमोस्ट ओलंपिक्स के अंदर जाने वाला है, उस वक्त बिज्जू सिंह ऐसा कैसे कर सकता है, यानी कि रवि के ऊपर ऐसा कैसे अटैक करवा सकता है। इसलिए वो भी गुस्से के अंदर आके फाइट करने लग जाता है। बिज्जू सिंह कहता है कि बेवकूफ आदमी, मैं कितना भी गिर जाऊंगा लेकिन इस बच्चे को एंड टाइम पे ऐसी हरकत करने की इतनी ओछी हरकत कभी नहीं करूंगा। तो फिर आखिर रवि को किसने इंजर्ड किया। रवि का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था और अब तो कोच सर को भी लग रहा था कि इतना ब्लड खत्म होने के बाद में शायद रवि नहीं लड़ पाएगा। इसी के साथ में हम देव को देखते हैं जो कि जॉयना के साथ में यहाँ पे भागने की पूरी कोशिश करता है। यहाँ पे भी उसकी कई सारे लोगों के साथ में फाइट होती है, फिर भी वो यहाँ से निकल जाता है और सीधा रवि के मैच तक पहुंचने वाला था। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि रवि और राका की फाइट शुरू होने वाली थी। राका ऑलरेडी रिंग के अंदर पहुंच चुका था और रवि बेचारा पट्टियां बांध के खुद को रेडी कर रहा था। कोच सर मना भी करते हैं कि नहीं भाई तू रहने दे, तेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी रवि के पास आखिरी मौका था तो वो कैसे गवा दे, इसलिए वो खुद को कैसे तैसे प्रिपेयर करके
वापस से रिंग के अंदर पहुंचने वाला था, लेकिन तभी उसी बीच रास्ते में देव मिल जाता है और देव को साफ दिख रहा था कि उसका भाई रवि पूरी तरीके से डिवोटेड हो चुका है, ओलंपिक्स के अंदर घुस चुका है और उसके लिए भी मेडल अब थोड़ा बहुत जरूरी है क्योंकि उसने भी काफी ज्यादा मेहनत करी है इसके पीछे। तो देव चुप हो जाता है। वो जो बात बताने वाला था कि आखिर इस सब कांड के पीछे कौन है, तो वो चुप होके कुछ भी नहीं बताता है और रवि को आगे भेज देता है। यहाँ पे रवि अब कोच सर और इन सब का आशीर्वाद लेके थोड़ा सा मोटिवेट होकर रिंग के अंदर पहुंचता है और राका से फाइट करना शुरू करता है। यहाँ पे बिज्जू सिंह के थ्रू पता चलता है कि राका ने ही रवि के पेट के अंदर उस इंजेक्शन को घुसाया था जिससे कि वो घायल हो जाए। यानी कि इतनी ओछी हरकत सिर्फ और सिर्फ राका ही कर सकता है क्योंकि उसे भी आगे जाना था, तो वो किसी को भी मारने के लिए तैयार हो सकता था। अब इन दोनों के बीच में मस्त वाली फाइट शुरू होती है। कोच सर भी यहीं पे बैठे थे और तब यहाँ पे देव कहता है कि साइड में चलिए, मुझे आपसे बात करनी है। रिवील होता है कि भारती ने जो सेकंड नाम लिया था कि जिन जिन लोगों ने मिलकर सब कांड करा है, उसके अंदर सबसे पहला नाम ही कोच सर का था। यानी कि कोच सर ने ही अपनी बेटी को मरवाया था और इतनी सारी प्लानिंग करी थी। देव को इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो कोच सर को कहता है कि अभी आप या तो साइड के अंदर चलिए, नहीं तो मैं अभी के अभी आपको यहीं पे जान से मार डालूंगा। तो कोच सर कहता है कि देख, जो भी करना है मैच के बाद करना, तुझे मुझे जान से भी मारना है तो मैच के बाद करना। लेकिन देव के अंदर इतना पेशेंस नहीं था, इसलिए वो कोच सर को हैंड टू हैंड उठा के बैक स्टेज ले जाता है। लेकिन कोच सर का पूरा ध्यान टीवी पे था कि उसका बेटा यानी कि रवि कैसे लड़ रहा है। अब यहाँ पे देव ने बंदूक भी निकाली थी, पूछना शुरू किया कि बताओ भाई, आखिर इतना क्या आपका दिमाग खराब हो गया था कि बच्ची को आप मारने के पीछे तुल गए। यहाँ पे हम रवि और राका की भी फाइट देखते हैं जहाँ पे रवि बहुत बुरी तरीके से पिट रहा था क्योंकि उसमें अब इतनी ज्यादा ताकत नहीं बची थी क्योंकि उसका खून भी खत्म हो चुका था, इंजर्ड भी था। और यहाँ पे देव अपने बाप को बुरी तरीके से मार रहा था, पीट रहा था और पूछता है कि बता भाई, आखिर सारी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, क्या तेरे में दिक्कत थी। तब यहाँ पे पता चलता है कि जो कोच सर है उसने 8 साल तक निहाल को पाला पोसा बड़ा करा, उसे पूरी तरीके से प्रिपेयर करा कि वो ओलंपिक्स के अंदर जाए और एंड के अंदर वो उसकी बेटी के साथ में प्रेग्नेंट होके बच्चे के पीछे अपना पूरा ओलंपिक्स खराब नहीं कर सकता। बॉक्सिंग जो है वो परिवार से बहुत पहले आता है, जो देश है वो परिवार से बहुत पहले आता है, गोल्ड मेडल परिवार से पहले और इन सब चीजों से बहुत ऊपर है। तो इसीलिए कोच सर पूरी तरीके से पागल हो गया था और निहाल को अपनी बेटी से दूर कराने के लिए अपनी बेटी की सुपारी दे दी भारती को, क्योंकि भारती के बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट्स थे और इसी के साथ में जो लड़की भागी थी वो भारती की खुद की थी क्योंकि वो उसे ठेके पे बिठाना चाहती थी, रेड लाइट एरिया में बिठाना चाहती थी। तो यहाँ पे भारती का काम भी हो गया और कोच सर से उसे लड़की मिल गई, तो इसके बदले उन्होंने गुड़िया को जान से मार दिया। अब यहाँ पे निहाल को मारने के बाद में तब भी गुड़िया की थोड़ी बहुत जान बची थी, तो कोच सर को लगता है कि जिसका भाई रवि है वो अभी इसी के काम के पीछे लग जाएगा और फिर से इसके हाथ से मौका चला जाएगा। तो उसने हॉस्पिटल में जाके अपनी बेटी का पूरा ही किस्सा खत्म कर दिया और उसे जान से मार दिया। ये बात जब देव को समझ में आती है, वो सुनता है कि कैसे एक बाप ने अपनी बेटी को मार दिया, तो उसके पैरों के नीचे से तो जमीन हट जाती है, वो बहुत बुरी तरीके से रोता है, बहुत ज्यादा परेशान होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि रवि की फाइट बहुत ज्यादा अच्छी चल रही थी, वो फाइनली राका को बहुत बुरी तरीके से मारता है और इतना बुरी तरीके से उसे नॉकआउट करता है कि रवि यहाँ पे जीत जाता है। और अब वो बार बार में कोच सर का नाम पुकारने लगता है। फाइनली अब जो रवि है वो NSI के थ्रू ओलंपिक्स के अंदर चुने जाने वाला फर्स्ट कैंडिडेट था, तो इसलिए रवि बहुत ज्यादा खुश था, वो अपनी सेलिब्रेशन को मना रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ देव अपने बाप से इतना ज्यादा गुस्सा था कि शायद वो शूट भी कर देता। ऑलमोस्ट सारी कहानी जानने के बाद में कि कोच सर ने ही भारती के साथ में मिल के अपनी ही बेटी को जान से मरवा दिया, तो इस चक्कर के अंदर वो कोच सर को मारने वाला था, लेकिन सही टाइम पे DSP फोगाट आ जाता है जो कि शायद देव को मार देता क्योंकि वो कुकी यादव से भी बच के आ गया था। लेकिन इस बार देव अपने बाप कोच सर को नहीं छोड़ता है, वो उसे शूट कर देता है। यानी कि जस्टिस तो मिलना ही चाहिए था गुड़िया को, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। तो इसी चक्कर के अंदर यहाँ पे कोच सर भी मारा जाता है क्योंकि देव को पता था कि वो तो वैसे ही पकड़ा जाएगा और वैसे भी मारा जाएगा, तो इससे अच्छा तो अपने बाप को तो मार के मरेगा। और इसी के साथ में गाइस ये अमेजिंग सी सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को कैसी लगी ये सीरीज मुझे जरूर बताइएगा और गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एटलीस्ट आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, गर्मियां इतनी ज्यादा हो रही है, तो गाइस आप लोगों का सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। तो चलिए फिर आप लोगों को जैसा भी लगा हो जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।